से जुड़ चुके हैं इस बैठक में। मिस्टर संजीव जी नमस्कार, स्वागत है। सर आपकी याद हो तो हम इस बैठक में आए थे। सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? माननीय कुठाला जी हमारे बीच हैं और मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही उन तक। हाँ, आ रही है। आ रही है। सर नमस्कार। राजीव जी शुरू करें। हाँ जी शुरू करें जी। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। पंचनद शोध संस्थान रोहतक विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र इस ई गोष्ठी में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता है। पंचनद शोध संस्थान चंडीगढ़ के एक केंद्र रोहतक विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र ने आज इस गोष्ठी का विषय शीत युद्धोत्तर काल में भारत अमेरिका संबंधों की प्रासंगिकता रहेगा, जिसमें हमारे श्रोता आदरणीय डॉक्टर RS यादव जी जो सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से, और इनके अलावा हमारे श्रोता आज की इस गोष्ठी में आदरणीय डॉक्टर SK मिश्रा जी रहेंगे जो प्रिंसिपल सेवानिवृत्त हैं GDS मेमोरियल कॉलेज दहल भिवानी से। और आज की इस बैठक की अध्यक्षता हमारे माननीय और मार्गदर्शक प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठाला जी जो अध्यक्ष हैं पंचनद शोध संस्थान के और वर्तमान में अध्यक्ष हैं हमारे हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद से। सर आपका आभार सभी का। और इस गोष्ठी में हमारे साथ सानिध्य भी रहेगा हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष किशन सिंह आर्या जी, स्वागत है जी आपका। और हमारे जो वर्तमान में निदेशक हैं किशन चंद पांडे जी, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आज की इस रूपरेखा में ये रहेगा, पहले संक्षिप्त में स्वागत के बाद प्रस्तुति रहेगी हमारे प्रस्तुताओं, और उसके बाद प्रश्न का एक समय निश्चित किया गया है और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव। तो इस प्रकार से ये हमारा आज की रूपरेखा रहेगी इसमें। और सबसे पहले मैं आज के इस बैठक के जो हमारे प्रस्तोता हैं डॉक्टर RS यादव जी, उनका तहे दिल से अपने पंचनद शोध संस्थान विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमें अपना एक कीमती समय दिया है इस गोष्ठी में प्रस्तुता होने के रूप में। डॉक्टर RS यादव जी प्रोफेसर अमेरिटस हैं इसमें जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के, और इससे पूर्व में वो डीन एकेडमिक अफेयर भी रहे हैं पंडित लक्ष्मी चंद चुकवा जो हमारे रोहतक में विश्वविद्यालय है उसमें। इसके अलावा वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भी कार्यरत रहे हैं और बहुत से विभिन्न उनको अवार्ड से भी नवाजा गया है। उनका मेरे पास CV है, बहुत डिटेल है, इतने उम्दा और माननीय हमारे जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। और राजवीर जी यादव एक बहुत अच्छे वक्ता और इनका विभिन्न विश्वविद्यालयों का अपना जो विभिन्न पदों पर आसीन रहे हैं उसका अपने आप में जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। और आज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक विषय पर, ऐसा विषय जो बिल्कुल ज्वलंत विषय है
उस पर इनका सुझाव था कि इस विचार रखा जाए, ये अपना विचार रखेंगे, प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा हमारे साथ माननीय एस के मिश्रा जी हैं, जिनका मूल रूप से सब्जेक्ट डिफेंस स्टडीज़ है और ये भी विजिटिंग फेलो हैं जैन नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में और ऑनररी प्रोफेसर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स में न्यू दिल्ली में। विभिन्न अवार्ड से जो डिफेंस स्टडीज़ के हैं और प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के हैं वो भी इनसे इनको नवाजा गया है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि दोनों ही प्रस्तोता हमारे बहुत ही उम्दा मतलब कि इस विषय में अपने विषय में ख़ास तौर पे ये जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस पर ये आज विषय रख रहे हैं, अपने विचार रखेंगे और हम लोगों का इसके बारे में जानकारी देंगे। आज की इस बैठक में हमारे अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला जी, जो कि बड़े ही व्यस्त कार्यक्रम से इसमें चल रहे हैं और इसमें भी यात्रा पर हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपना एक बहुत कीमती समय हमें दिया है निवेदन पर और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं सर। और जैसा कि हमारा हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रहती है, हमारे पे आशीर्वाद रहता है और मार्गदर्शन करते हैं हमारा। सर आपका अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने समय व्यस्त समय से हमें अपना इस अध्यक्षता को करने के लिए तैयार हो गए। माननीय कृष्ण सिंह जी आर्य, जिनका आशीर्वाद सानिध्य हमारा हर बैठक में रहा है, हर गोष्ठी में भी रहा है और इनके वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर दृष्टि में सम्माननीय है, वंदनीय है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे जो निदेशक कृष्ण चंद्र पांडे जी वो भी शायद जुड़ने वाले हैं, अभी किसी कार्यक्रम में थे। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों से हमारे पंचानद इकाई के सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसमें विभिन्न विषय के ज्ञाता हैं हमारे साथ, शिक्षक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं हमारे रोहतक शहर से, जो हमारे पंचानद इकाई की विभिन्न बैठक में जुड़ते हैं। ऋषि गोयल जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूर्व में हमारे जांच समन्वयक थे। प्रोफेसर वजीर नेहरा जी हमारे साथ हैं, इस ऑनलाइन बैठक में जुड़े हुए, ऑनलाइन गोष्ठी में जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इसके अलावा जितेंद्र भारद्वाज जी भिवानी से कुल सचिव जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर प्रमोद भारद्वाज जी जो कुल सचिव हैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गुलशन कन्हैया जी, प्रोफेसर गुलशन कन्हैया जी कुल सचिव हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में जुड़े हुए हैं। आप सभी महानुभाव जो हमारे साथ इस बैठक में जुड़े हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इसके अलावा जो हमारे विभिन्न पंचानद की जो इकाई हैं, उसके जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सहभागी हैं, हम सबका स्वागत करते हैं इस बैठक में, इस गोष्ठी में। आरंभ करते हुए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ डॉक्टर RS यादव जी, जिनका विषय मूल रूप से राजनीतिक विज्ञान है और राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर लगभग 39 साल का इनका अनुभव रहा है। तो छतरा विश्वविद्यालय से रिटायर हुए और अलग अलग जगह पर इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने प्रोफेसर एमरिटस के तौर पर, विजिटिंग फेलो के तौर पर कार्यरत रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इस विषय पर, जो कि शीत युद्धोत्तर काल में भारत अमेरिका संबंधों की प्रसन्नता के ऊपर है, अपना प्रस्तुति देंगे। प्रोफेसर यादव जी, स्वागत है आपका। कृपया समय के अनुसार लगभग 35 से 40 मिनट का आपका प्रस्तुति रहेगी और उसमें हम 5 से 10 मिनट के बाद जो भी हमारी जिज्ञासाएं हैं, जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं इसमें, उनके लिया जाएगा और उसके उपरांत हमारे SC मिश्रा जी की प्रस्तुति रहेगी और उसके बाद हम प्रश्नकाल अंत में लेंगे। मैं पुनः स्वागत करते हुए प्रोफेसर राजवीर जी यादव जी का, प्लीज आप अपनी प्रस्तुति दें विषय पर और हमें सभी को जागरूक करें। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कुठियाला जी, राजीव जी, धिंगना साहब, SK मिश्रा जी और सम्मानित सदस्य जो आज इस संगोष्ठी में जुड़े हुए, सभी का अभिवादन, नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में बड़ी प्रगाढ़ मित्रता है।
और बहुत सारे बिंदुओं को लेकर दोनों में एक जैसी सोच विकल्प हो रही है, तो नेचुरली ये स्वाभाविक हो जाता है कि हम चर्चा करें कि ये किस दिशा में काम कर रहे हैं और कितने भारत के लिए उपयोगी है, और भारत को यदि कुछ और सोचना है विदेश नीति पर विकल्प के बारे में, तो वो भी इनसे जुड़े हुए बिंदुओं के आधार पर ही सोचेंगे। लेकिन इससे पूर्व, शीत युद्धोत्तर काल से पूर्व की यदि हम बात करें, यानी कि 1947 से 1991 तक की बात करें, तो एक दो बिंदु बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। सबसे पहला तो ये लगता था कि आज़ादी के बाद भारत और अमेरिका के संबंध बहुत घनिष्ठ होंगे। उसके कारण थे कि दोनों ही दुनिया के दो बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं, दोनों में संघात्मक व्यवस्था है, दोनों धर्मनिरपेक्ष पद्धति को अपनाते हैं, दोनों में बाहुल्यवादी समाज है, और भारत की आज़ादी के लिए भी वहाँ जिस तरह की भूमिका निभाई, तो ऐसा लगता था भारत अमेरिका बहुत नजदीक आएंगे। लेकिन इन समानताओं के बावजूद भी कुछ बिंदुओं को लेकर दोनों में विभिन्नताएं भी रही। जैसे सभ्यता और राष्ट्र की बात करें, तो भारत एक प्राचीन सभ्यता है लेकिन नवीन राष्ट्र है, जबकि अमेरिका नवीन सभ्यता है और प्राचीन राष्ट्र है हमसे। दूसरी बात, दोनों में भौगोलिक दूरी बहुत है, 10,000 वर्ग किलोमीटर के करीब दोनों डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग महाद्वीप में है। शक्ति के हिसाब से भी दोनों में बहुत अंतर है, एक महाशक्ति था और भारत एक विकासशील देश था। तो ये इस तरह की विभिन्नताएं भी थी, और इसीलिए ये कहा गया, उनके जो भारत में अमेरिकी राजदूत ने एक किताब लिखी जिसमें बताया गया 1947 से 91 तक के दोनों के संबंध स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज रहे, यानी कि एक दूसरे से पराया लोकतंत्र या एक दूसरे से अलग लोकतंत्र रहे, जबकि दोनों ही दुनिया की दो बड़ी लोकतंत्र व्यवस्थाएं हैं। शायद उसका कारण ये रहा कि दोनों का जो विदेश नीति का दृष्टिकोण था वो बिल्कुल विपरीत था, दोनों की धाराएं विपरीत थी। एक, अमेरिका की सोच उस समय एक महाशक्ति के तौर पर वैचारिक रूप से सारे विश्व में अपने वर्चस्व स्थापित करने की थी, और उस दृष्टि से दूसरी जो उस समय की महाशक्ति सोवियत संघ थी, उसके साथ प्रतिद्वंदिता थी, शीत युद्ध था। भारत की जहां तक विदेश नीति थी, उसमें कहीं न कहीं गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करके एक समान और न्यायोचित विश्व व्यवस्था स्थापित करने की थी। तो दोनों की ये सोच बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण से थी। इसलिए 1947 से 91 तक के जो संबंध है, दोनों में बहुत चीजों में समानता होते हुए भी दोनों स्टेज डेमोक्रेसी बने रहे, एक दूसरे से अलग प्रजातंत्र बने रहे। तो ये पृष्ठभूमि थी। लेकिन 1991 में एकदम यू टर्न आया भारत की विदेश नीति में भी और अमेरिका की विदेश नीति में भी। और जैसा कि आप जानते हैं, विदेश नीति में ये बदलाव जो है भावनात्मक रूप से नहीं आते, अचानक नहीं आते, इनके पीछे कुछ कंपल्शंस होती है, कुछ बाध्यताएं होती है। तो हमें ये समझना होगा कि ये दोनों में जो नजदीकियां आई 1991 के बाद, तो उसमें अमेरिका की क्या बाध्यताएं थी और भारत की क्या बाध्यताएं, और यदि दोनों के कंपल्शंस में समानता होती है तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, दोनों के राष्ट्र हित एक हो जाते हैं और अच्छे संबंधों की तरफ बढ़ते हैं। और यदि दोनों की बाध्यताओं में विपरीत परिस्थिति पैदा होती है तो संबंधों में टकराव आता है। लेकिन जहां तक यदि हम देखें 1991 के बाद जो अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव आए, उसकी बाध्यता के 5-6-7 कारण मुख्य रूप से स्पष्ट नजर आते हैं। सबसे पहला तो यह है कि शीत युद्ध का अंत हो गया था, तो अमेरिका के पास अब कोई प्रतिद्वंदिता करने के लिए सोवियत संघ जैसी शक्ति नहीं थी। अमेरिका उस समय एकमात्र व्यवस्था थी। हालांकि ये कहा जाने लगा कि अब एक ध्रुवीय विश्व आ गया है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि एक ध्रुवीय तो नहीं हुआ, ना ही बहुध्रुवीय हुआ, बल्कि गैर ध्रुवीकृत विश्व हो गया, जिसमें 5-7 बड़ी शक्तियां थी, उसके 10-12 उससे छोटी मिडिल पावर्स थी, और फिर दूसरे छोटे देश।
तो इस तरह से उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अमेरिका को भी एक सशक्त मित्रता पूर्व राष्ट्रों का समूह चाहिए था जिसमें अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो सके। तो पहला तो ये परिवर्तन आया 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद। दूसरा, अब अमेरिका को लगा दक्षिण एशिया में यदि कोई अमेरिका के मित्र हो सकता है तो वो भारत है, इसलिए भारत को आकृष्ट किया जाए। क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद सेकंड अल्टरनेटिव चीन की तरफ जाता है। यदि सोवियत के भी चीन थोड़ा सा शक्तिशाली है, तो चीन को रोकने के लिए उनको लगा यदि दक्षिण एशिया में यदि चाहिए तो भारत को किया जाना चाहिए, इसलिए भारत के साथ संबंधों को सुधारा जाना चाहिए। तीसरी बात इसी से जुड़ी हुई कि चीन का जो वर्चस्व बढ़ाने की व्यवस्था थी, चीन ये चाहता था कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर तो वर्ल्ड हो और यूनिपोलर एशिया हो, यानी कि विश्व तो बाहुल्य ध्रुवीकृत हो ताकि चीन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान हो, लेकिन एशिया में उसका वर्चस्व अकेले का बना रहे, यहाँ यूनिपोलर वर्ल्ड। लेकिन भारत के लिए स्थिति ये थी, भारत जो है विश्व स्तर पर भी बाहुल्यवादी विश्व की कल्पना करता था और एशिया में भी, ताकि भारत की भूमिका भी रहे। तो ये चीन की प्रतिद्वंदिता को देखते हुए भारत की तरफ झुकना स्वाभाविक था। चौथी बात यह है कि अब जो है यूरोप से स्थिति बदल गई थी। पहले जो सारा शीत युद्ध था वो सोवियत संघ और ईस्टर्न यूरोप की वजह से सारा अटलांटिक और यूरोप के बीच में था, लेकिन अब जो है यूरोप से एशिया प्रशांत महत्वपूर्ण हो गया था। जब एशिया प्रशांत महत्वपूर्ण हो गया तो अमेरिका की विदेश नीति का जो मुख्य केंद्र बिंदु था पेमेंट ऑफ एशिया, कि एशिया का केंद्र बिंदु कहाँ है, वो एशिया पैसिफिक में, प्रशांत में, और उस प्रशांत को जोड़ने में भारत एक अहम पार्टनर हो सकता है, हिंदुस्तान जो है। और इसलिए बाद के वर्षों में अमेरिका ने बल्कि एशिया पैसिफिक की बजाय इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया था, भारत प्रशांत क्षेत्र। तो एक ये बदलाव आया कि यदि आप इस प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में वर्चस्व चाहते हैं तो उसमें भारत की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही थी, उग्रवाद या तालिबान या जो डेवलपमेंट हो रही थी, वहां पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए, ये भारत की सोच भी थी और अमेरिका की। अमेरिका भी चाहता था कि विश्व में जो ताकतें हैं आतंकवादी या इस तरह की ताकतें समाप्त हो। भारत भी चाहता था कि अपने पड़ोस में यदि अफगानिस्तान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है तो वो पाकिस्तान की स्थिति को ज्यादा मजबूत नहीं होने देंगे, और दोनों अफगानिस्तान में प्रजातांत्रिक विकास के लिए सहमत थे। छठी बात ये थी कि 9/11 के बाद अमेरिका के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया आतंकवाद के। हम तो आतंकवाद के लिए हमेशा कहते थे पाकिस्तान आतंकवादी देश है और ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन अमेरिका का रुख उस समय तक बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं था दक्षिण एशिया के बारे में। वो जनरल आतंकवाद के तो थे खिलाफ, लेकिन दक्षिण एशिया में जब हम बात करते थे कि भारत को पाकिस्तान से या जम्मू एंड कश्मीर में जो पाकिस्तान का इंटरफियरेंस है वो है, लेकिन 9/11 के बाद उनका ये दृष्टिकोण बदल गया और वो भारत के दृष्टिकोण से ज्यादा नजदीक हो गए, तो इसलिए भी इनमें संबंध बने। इसके अलावा मैंने बताया कि जब गैर ध्रुवीकृत विश्व था, जहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो रहे थे, जहाँ नए नए गठजोड़ बन रहे थे, तो उसमें अमेरिका भी चाहता था कि नई जो शक्तियां उभर कर आ रही है, क्षेत्रीय शक्तियां, वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के साथ, और उसमें भारत भी एशिया में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा था। तो अमेरिका की सोच ये थी इस गैर ध्रुवीकृत विश्व में अमेरिका के साथ भारत भी होना चाहिए, जो दक्षिण एशिया की बात करें तो। इसके साथ साथ अमेरिका का जो परमाणु प्रसार का जो एजेंडा था वो पहले भारत विरोधी था। वो जानते थे, वो सीटीबीटी हो, एनपीटी हो, वो चाहते थे कि भारत उस पर हस्ताक्षर करे और भारत भी प्रतिबंधित देशों में आ जाए कि वो किसी तरह के परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी। और इसलिए जब सीटीबीटी के का प्रोसेस चल रहा था तो एनपीटी को इंडेफिनेट पीरियड के लिए अमेरिका ने पास कर दिया। एनपीटी इंडेफिनेट पीरियड का पास होने का अर्थ यह है कि जितने राष्ट्रों ने उस पर हस्ताक्षर किए उन्होंने अपना परमाणु विकल्प छोड़ दिया। अब 3 ऐसे राष्ट्र थे जो वो परमाणु विकल्प को नहीं छोड़ पा रहे थे, एक इजराइल, एक पाकिस्तान और एक भारत। इजराइल और पाकिस्तान क्योंकि सैन्य रूप से शुरू से अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तो उसकी प्रतिद्वंदिता भारत से थी कि इसका
न्यूक्लियर परमाणु प्रोग्राम को कैप करना चाहिए। लेकिन जब भारत ने 1998 में जो पोखरण 2 कर लिया, तब अमेरिका को लगा कि अब भारत को रोकना मुश्किल है, तो इसलिए उसको अंगेजिंग इंडिया, इंडिया को भी अंगेज करो, इंडिया को भी सम्मिलित करो। और उसकी परिणति ये हुई कि 14 दौर की बातचीत हुई। उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी और टालकट पर्सन जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय के अमेरिका के, 14 दौर की बात में यही हुआ कि अब भारत को अप्रसार में नजदीक लाया जाए। और ये कुछ एक परिवर्तन हुए 1991 के बाद। जो अमेरिकी विदेश नीति की मान्यताएं रही कि किसी भी तरह से भारत दक्षिण एशिया की एक प्रमुख शक्ति है, उसको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। लेकिन मैंने जैसा कहा था कि एक देश की कंपल्शन से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों की बाध्यताएं हो। तो भारत की भी इस तरह की बाध्यताएं थी 1991 के बाद। सबसे पहला तो 1991 के बाद यह हुआ, भारत का एक जो महाशक्ति थी जो समर्थन करती सोवियत यूनियन, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में हो या संयुक्त राष्ट्र से बाहर हो, उसका विघटन हो गया। इसके साथ साथ ही 25% जो भारत का निर्यात था, व्यापार था, वो समाप्त हो गया। बहुत सारी चीजें जिस पर सोवियत संघ पर निर्भर थे उस पर सवालिया निशान लगे। तो अब भारत को भी कोई एक वैकल्पिक शक्ति चाहिए थी जो उसको कभी संयुक्त राष्ट्र या किसी मंच पर अलग थलग पड़े तो उसको समर्थन देने के लिए हो। तो भारत का भी सोवियत विघटन से अमेरिका की तरफ देखना एक स्वाभाविक था। दूसरी बात, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। और आर्थिक स्थिति इस हद तक कमजोर हो गई थी कि लगता था 15 दिन से ज्यादा का निर्यात की पेमेंट करने का पैसा नहीं है भारत के पास। तो उस स्थिति में भारत ने आर्थिक सुधारीकरण का प्रोग्राम किया। और जैसा अमेरिका का एक एजेंडा ये भी था, ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको प्रमोट किया जाए। तो भारत ने भी अपनी जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है उसको छोड़कर अब ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण को अपनाना शुरू कर दिया। और उस भूमंडलीकरण में आर्थिक सुधारों की ओर अग्रसर हो गए। तो जब आर्थिक सुधारों को और बाजार खोलने की तरफ अग्रसर हुए तो नेचुरली अमेरिकी कंपनियों का, अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था का भी इधर देखना स्वाभाविक रूप से हो गया। तो दूसरा ये कारण रहा। तीसरा कारण, भारत का चीन से सीमा विवाद बहुत पुराना है, आपको पता है। और वर्तमान समय में किसी न किसी रूप में चीन, चाहे वो आपके तिब्बत में हस्तक्षेप करे, चाहे नेपाल में अपनी प्रस्तुति बढ़ाए, चाहे साउथ चाइना सी में अपनी प्रस्तुति बढ़ाए, उपस्थिति दर्ज कराए, इस सारी चीज को लेकर भारत के लिए एक संकट था कि चीन से चुनौती करनी है। तो उसमें क्योंकि अमेरिका भी चीन के वर्चस्व को रोकना चाहता था और भारत की भी सीमा पर चीन से टकराव था, तो दोनों के हित साझी हुए और दोनों ने नजदीकियां उत्पन्न हुई। एशिया प्रशांत की बात मैं पहले ही कर चुका। जहां चीन अपना वर्चस्व दक्षिण एशिया समुद्र में चाहता है, वहां भारत भी चीन को रोकना चाहता है, क्योंकि भारत भी आसियान और देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक चीजों में जुड़ा हुआ है। तो नजदीकियां होने लगी। तो ये, इसके अलावा बहुध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय एशिया, भारत ये भी चाहता था कि विश्व भी बहुध्रुवीय और एशिया भी, जबकि चीन चाहता था कि एशिया सिर्फ एक ध्रुवीय हो, चीन का वर्चस्व हो। तो भारत इस दृष्टि से भी अमेरिका के साथ नजदीक आया। परमाणु संपन्नता की मान्यता को भी भारत चाहता था कि परमाणु राष्ट्र जो है भारत को भी सदस्यता दे। और अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर जो डील किया 98 के बाद, जो परिवर्तन आया जो मैंने अभी जिक्र किया, तो उससे वो एनपीटी को छोड़कर भी बाहर जाकर भी भारत से सिविल न्यूक्लियर डील किया, तो जो 15 में फिर इफेक्टिव रूप में आया। तो उसके कारण भी नजदीकी आई। और संयुक्त राष्ट्र का प्रजातंत्रीकरण हो, इसमें भारत को परमानेंट सीट हो, भारत इसके लिए भी अग्रसर है। तो उसमें भी पांचों महाशक्तियां जो परमानेंट पावर है उनका सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। तो ये बहुत सारी बाध्यताएं थी 1991 के बाद जो भारत के लिए थी। तो जरूरी बात है, बहुत सारी चीजें मैंने बताया जो अमेरिका चाहता था और जो भारत चाहता था, उनमें बहुत सारी साम्यता थी। इसलिए 1991 के बाद कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट दोनों के मिल गए, दोनों राष्ट्रों के हित जो है समन्वित हो गए। इसलिए इनके संबंधों में मधुरता आई और इसलिए दोनों एक दूसरे को
अमेरिका खासतौर से भारत को विश्व का एक ग्लोबल जो है विश्वसनीय पार्टनर के रूप में, स्ट्रेटेजिक प्राइमरी पार्टनर के रूप में मान्यता देने लगा। तो ये चीजें हैं जो बदलाव आया इनके कारण थे। तीसरी बात जो मैं शेयर कर, तो पहली मैंने बैकग्राउंड बताई 91 तक के क्या हुआ, दूसरी 91 के बाद ये परिवर्तन क्यों हुआ। अब तीसरा बिंदु आता है कि इन संबंध सुधारों से परिणाम क्या निकले, भारत के विदेश नीति में क्या परिणाम निकले या भारत को क्या लाभ हानि हुआ। तो सबसे पहला परिणाम तो ये निकला कि आर्थिक सहयोग अमेरिका की तरफ से बढ़ा, क्योंकि हमने भी आर्थिक सुधारों में उदारीकरण की नीति अपनाई और अब वो जमाना चला गया था फॉरेन एड का, आर्थिक सहायता का। अब उसकी जगह ले ली थी एफडीआई ने, पूंजी निवेश। तो इसलिए भारत में अमेरिका से और इस तरह के समकक्ष राष्ट्रों से पूंजी निवेश आया, व्यापार बढ़ा, ज्वाइंट वेंचर्स लगे। तो आर्थिक खुलेपन में भारत को बहुत सारी उपलब्धियां हुई और जिसमें अमेरिका भी एक प्रमुख पार्टनर रहा। सबसे पहला तो ये फायदा हुआ। दूसरा, भारत को अति आधुनिक तक टेक्नोलॉजी, जिसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो प्राप्त करने में सफलता मिली कि अब अमेरिका से, क्योंकि सोवियत संघ से हम 1960-65 से लेकर 1991 तक सोवियत हथियारों पर ही भारत की सैन्य शक्ति निर्भर रही है। अब क्योंकि सोवियत विघटन होने से वो हथियारों की फैक्ट्री भी अलग अलग राज्यों में चली गई और व्यवस्था भी वहां बदल गई। अब आर्थिक लेन देन का कार्यक्रम भी वहां अलग तरह का हो गया। तो अब परिस्थिति ये आई कि आधुनिक टेक्नोलॉजी, तो इसलिए हम अमेरिका से अति आधुनिक टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे दूसरे कार्यक्रमों में मिलनी शुरू होगी। तीसरी बात ये हुई कि भारत अब अमेरिका का गैर औपचारिक सैन्य संगठन का देश हो गया, इनफॉर्मल मिलिट्री अलाई। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से कहता नहीं कोई, लेकिन यदि आप देखेंगे 1991 से शुरू हुई थी, जबकि कलेक्टर प्रपोजल पर भारत ने साइन किया था और एशिया प्रशांत में भारत और अमेरिका ने मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की बात की थी। तो ये सिर्फ एक क्षेत्र के लिए, लेकिन उसके बाद 2002 से लेकर अंत में 2020 तक 4 सैन्य समझौते हुई है। बैका लास्ट है 2020 वाला। इससे पूर्ण रूप से भारत और अमेरिका सैन्य शक्ति के प्रयोग में एक दूसरे के बिल्कुल सहयोगी हो गए हैं। किसी तरह की ऑपरेशन में सहायता चाहिए या किसी तरह की ऑपरेटेबिलिटी में सहायता चाहिए तो भारत एक तरह से अमेरिका गैर सैनिक संगठन मित्र बन गया है। फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल कोई सैन्य संगठन हमने नहीं साइन किया, लेकिन इनफॉर्मल इन गतिविधियों से जो 4 हमने संधियां की है अमेरिका से, उससे हो गया। तीसरी ये हुई कि भारत की जो है एशिया प्रशांत में महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, क्योंकि एशिया प्रशांत में सामरिक रूप से मजबूती के लिए आपके अमेरिका ने एक संगठन बनाया, क्वाड, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत है। तो भारत, जैसे कि मैंने बताया था, अमेरिका अब एशिया पैसिफिक की बजाय इंडो पैसिफिक इस क्षेत्र का नाम लेने लग गया। उसमें चारों में भारत एक अहम भूमिका निभाता है, तो भारत की ये भूमिका बढ़ गई। पांचवी बात है, भारत और अमेरिका का अफगानिस्तान में बहुत सहयोग बढ़ा। जितना भारत ने 3 बिलियन से ज्यादा वहां पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज की, वो दोनों की उस समय सोच ये थी। अमेरिका ने भी बहुत इन्वेस्ट किया जहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो। वो अलग बात है कि अंतिम रूप में तालिबान ने ओवरकम कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान ने वहां पर गुडविल के लिए काफी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की, वो सहयोग रहा अभी थोड़े दिन पहले तक। आतंकवाद पर दोनों के में काफी सहमति बनी। खासतौर से मैंने बताया 9/11 के बाद जो हमारी पाकिस्तान से आतंकवाद की सोच थी, उससे अमेरिकी आतंकवाद की सोच भी काफी समकक्ष होगी, पहले की तरह नहीं। चीन के बारे में दोनों का रुख बड़ा समानता का रहा। चीन का हम भी विरोध करते हैं प्रतिद्वंदिता के तौर पर और अमेरिका भी करता, तो यहाँ पर भी दोनों में सहयोग रहा। परमाणु सहयोग दोनों के बीच में एक्सेलेंट रहा। जैसे कि मैंने बताया था, 98 के बाद 14 दौर की बातचीत हुई। पहले वो अमेरिका भारत को दूर ही रखता था, लेकिन 98 के बाद एंगेजिंग इंडिया के नाम से 14 दौर की वार्ता हुई स्टॉप टॉलबर्ट और जसवंत सिंह जी के बीच में, और उसका परिणाम ये हुआ 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई, और जो कि लाइबिलिटी बिल के कार्ड एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं आ सकी, लेकिन 2015 में जब ओबामा आए तब वो लाइबिलिटी बिल भी खत्म कर दिया था। तब से दोनों के बीच में परमाणु सहयोग
को भी आगे बढ़ा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिलेशन डेवलप हो गया। अब हमारे रिलेशन डेमोक्रेट या रिपब्लिक पर नहीं होते कि आज ट्रम्प है या जो बिडेन है या ओबामा है, इस पर नहीं, संस्थागत हो गए। और आपने देखा भी होगा, कई लोगों का ये मानना था कि हमारी सरकार ने यदि ट्रम्प के साथ बहुत सारी मित्रता की है तो शायद इसका प्रभाव जो बिडेन आने पर रिश्तों पर पड़े, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने बताया, राष्ट्र हितों पर रिश्ते होते हैं, व्यक्तिगत पर बहुत कम होते हैं। तो ये हमारी संस्थागत रिलेशन का विकास हुआ। और इनफॉर्मल डिप्लोमेसी का भी हुआ, ये खास तौर से पिछले प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, कि वो पर्सनल डिप्लोमेसी भी डेवलप की, जिससे दोनों के बीच की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी समन्वय पैदा करने की कोशिश की। तो ये नए बदलाव आए। तो इसका कहने का मतलब बहुत सारा पॉजिटिव बदलाव आया भारत और अमेरिका के नजदीकियों के बीच में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास चुनौतियां नहीं है। तो अगला मेरा चौथा बिंदु है कि अब इस स्थिति में भी भारत अमेरिका संबंधों में भारत की विदेश नीति के लिए क्या चुनौतियां हैं। तो मुझे लगता है 3-4 बातों पर चुनौतियां है जिसको भारत की विदेश नीति निर्माताओं को सोचना पड़ेगा। पहली बात यह है कि शक्ति संतुलन की स्थापना। अब हिंदुस्तान गुटनिरपेक्ष की तरह नहीं कहता कि हम एक तीसरा विकल्प होंगे, शांतिपूर्ण विकल्प होंगे। अब हिंदुस्तान ये कहता है, यदि आप फॉरेन सेक्रेटरी की या फॉरेन मिनिस्टर की भाषा सुनेंगे तो वो कहता है इंडिया अब एक बैलेंसर ऑफ पावर रखना चाहता है। अब इंडिया जो है शक्ति का केंद्र है, तो शक्तिशाली रूप में काम करना चाहता है। तो जो नए समीकरण बन रहे हैं, खासतौर से अमेरिका और रूस के बीच में, रूस चाहे कमजोर हो गया लेकिन अभी भी एक क्षेत्रीय और थोड़ी सी बड़ी शक्ति के रूप में, तो उसमें बैलेंस कैसे बैठाएंगे, ये भारत के नीतिकारों को देखना होगा। खासतौर से जो ये तालिबान की घटना हुई अफगानिस्तान में, अब इसमें एक तरफ जहां पर रूस, चीन और पाकिस्तान एकत्रित हो गए, दूसरी तरफ शुरू में हम ऐसा लगा था प्रारंभ में अलग अलग पड़ गए, क्योंकि बातचीत के दौर में भारत को सम्मिलित नहीं किया गया। लेकिन अभी शायद 20 तारीख को बातचीत होने वाली दौर में भारत को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि हमने शायद रूस के साथ भी अपने राजनयिक संबंधों से इस चीज को कोशिश की है। तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा हमें, चाहे हम सामरिक रूप से अमेरिका के बहुत नजदीक आ गए हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने आप में भी एक बड़ी शक्ति रखना चाहते हैं, तो दूसरी शक्तियों के समकक्ष एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यह है कि चीन से शांति स्थापना करने के लिए भी हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो शक्ति के रूप में, जहां अमेरिका भी चाहता है, लेकिन अमेरिका को चीन से वो खतरे नहीं है जो भारत को है। अमेरिका को विश्व परिदृश्य में चीन से खतरा है प्रतिद्वंदिता के रूप में या सर्वोच्चता स्थापित करने में। लेकिन भारत का तो बॉर्डर प्रॉब्लम है और रोज होती है। जब तक ये सीमा विवाद नहीं हल होता तो भारत के लिए खतरा है। तो भारत को जहां एक तरफ अमेरिका की मदद चाहिए शक्ति के तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ भारत को एससीओ, ब्रिक्स या रूस के साथ नजदीकी करके चीन से संबंध ऐसे स्थापित करने चाहिए जिससे बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्योंकि हमारा इमीडिएट पड़ोसी है। अमेरिका की चीन के बारे में विदेश नीति पर हम एक हद तक सहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारी जरूरतें चीन से ज्यादा टकराव की है। तो इसमें भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि अमेरिकी रिलेशंस और चीन के साथ संबंधों को सुधारने में एक बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी ये चुनौती। तीसरी बात, आज भी भारत अपने आप को ये कहता है कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहता है, सामरिक रूप से स्वायत्त होना चाहता है। जब हम नॉन अलाइनमेंट में कहते थे तो हम शांतिपूर्ण स्वायत्तता की बात करते थे, लेकिन अब ये सामरिक रूप से भी स्वायत्त होना चाहता है। तो एक तरफ हम जहां अमेरिका के साथ इतने बढ़ गए सैन्य से सैन्य संबंधों में, जो मैंने 4 संधियां बताई 2002 से 2020 तक, हमें लोग इनफॉर्मल अलाई ऑफ द यूएसए कहते हैं। लेकिन हमें दूसरे साथ ऐसी स्थिति भी बनानी पड़ेगी कि हम अमेरिका के साथ भी है, लेकिन हम अमेरिका के अलावा दूसरी जो उभरती हुई शक्तियां हैं उनके साथ भी समन्वय बना के अपनी स्ट्रेटेजिक स्वायत्तता को भी बनाए रखें। और इसके अलावा जो हमें आंतरिक और बाह्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर भी जोर देना पड़ेगा। बाह्य रूप से हम चाहते हैं कि यूएनओ का प्रजातांत्रिकरण हो और उसमें भारत को परमानेंट सीट मिले, ये हमारी बहुत इच्छा है। लेकिन आंतरिक रूप से भी, जैसे अभी कमला हैरिस ने इस विषय को उठाया मोदी जी के साथ, हालांकि मोदी जी ने यूएन की जो
जनरल असेंबली में इसको स्पष्ट कर दिया कि भारत एक परंपरागत और प्राचीन प्रजातंत्र है, इसका जवाब दे दिया। लेकिन फिर भी परसेप्शंस भी आजकल विदेश नीति में उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितना रियलिटी। तो हमें वो परसेप्शन भी देना पड़ेगा, जहां हम एक तरफ दुनिया में प्रजातंत्र चाहते हैं तो यहाँ पर भी प्रजातांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते हैं। तो ये 3-4 चुनौतियां मुझे लगता है भारत अमेरिका के मधुर संबंध होने के बाद भी इस दृष्टिकोण पर भी हमारे नीति निर्माताओं को ध्यान देना पड़ेगा। अब अंतिम वाक्य को टाइम भी होने जा रहा है कि व्हाट इंडिया नीड टू डू, अब भारत को करना क्या चाहिए ये सारी चुनौतियों के संदर्भ में। पहली बात तो यह है कि आंतरिक मजबूती। जब तक हम फॉरेन पॉलिसी जो है वो डोमेस्टिक पॉलिसी की एक्सटेंशन होती है। यदि आप घरेलू रूप से मजबूत है तो विदेश में भी मजबूत है। तो उसमें दो तरह का, पहला तो हमें आर्थिक मजबूती करनी पड़ेगी, हमें एक आर्थिक शक्ति बनना पड़ेगा कि दुनिया में हम जो है विश्व व्यापार में जो 2% के करीब हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो शेयर हमें बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ देश के अंदर भी प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना पड़ेगा। तो एक तो ये आंतरिक मजबूती राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमें करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हम चाहे कुछ भी कहें, हार्ड पावर हम बन रहे हैं, हार्ड पावर का मतलब मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के तौर पे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारा जो हार्ड पावर का परसेप्शन है ये कहीं न कहीं निकट पड़ोसियों से दूरी पैदा कर देता है। पहले भी इनके मन में हमारे पड़ोसियों के संशय था और इसलिए कभी ये चीन की तरफ झुक जाते हैं, कभी दूसरी शक्ति की तरफ झुक जाते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश जो है वो ज्यादातर हमारे विरुद्ध रहते हैं। तो यहाँ हमें सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का यूज करना पड़ेगा। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में हमारी जो गांधीयन वैल्यूज है, हमारी फिल्म है, हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी धार्मिक धरोहर है, इन सारी बातों को प्रमोट करके इन पड़ोसी देशों से खासतौर से हमें सॉफ्ट पावर, ताकि इनको ये संशय नहीं हो कि भारत एक शक्ति बनकर इन पर वर्चस्व करेगा। ये हमेशा से रहा है। उसके कुछ स्वाभाविक कारण भी जिसे हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दूसरे कारण भी है जिसको हम दूर करने की प्रयास कर सकते हैं। तीसरी बात ये मैंने पहले बताई कि हमें स्वायत्तता और शक्ति संतुलन दोनों को नीतियों को समन्वय बनाना पड़ेगा। हम स्वायत्त भी रहे और शक्ति संतुलन भी विभिन्न उभरती शक्तियों के बीच में बना लें। इसके साथ साथ मैंने बताया हमने जहां अमेरिका से नजदीकियां होगी है वहां पे एससीओ, ब्रिक्स और आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना में भी मजबूती करके हमें यूएन की सीट परमानेंट करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ चीन ही विरोध करता है, बाकी 4 शक्तियों की सहमति है। तो हमें ये कहीं ना कहीं ये सीट भी करनी चाहिए। और इस सब के लिए जरूरी है हमें देश में विदेश नीति पर एक सर्वसम्मति विकसित करनी पड़ेगी आने वाले समय में, जो हमारे प्रमुख सिद्धांत है। क्योंकि हमें डे टू डे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती, फॉरेन पॉलिसी का एक अल्टीमेट विजन या गोल होना चाहिए। और हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है। जैसे हम आज़ादी के बाद 30-40 साल हमने कहा अल्टीमेट गोल हमारा जस्ट एंड इक्वलिटेरियन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड की बात थी। इसी तरह हमारे सैद्धांतिक रूप से हमारा एक विजन होना चाहिए और उस पर सर्वसम्मति करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सारे विकल्पों पर ध्यान दें। तो जरूरी बात है भारत अमेरिका के बीच में उभरते हुए जो सहयोगी संबंध है इनसे हम और ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, और ज्यादा हमें फायदा हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। राजीव जी। धन्यवाद राजवीर जी। बहुत बखूबी आपने विषय को रखा। खासतौर पे आपने कुछ बिंदुओं को बहुत गहराई से लिया। जो मैं समझ पाया उसके हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि चीन की जो प्रभुत्ता है, जिस तरह से उसका विस्तारवाद की नीति है, बिल्कुल। विश्व में वो लगभग अमेरिका तो उससे दुखित था ही, और भी विश्व के कई देश इससे दुखित हैं। और भारत की तरफ विश्व के अमेरिका का झुकाव इस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण है। जी। और जो आपने ये बात कही कि शीतोत्तर काल के बाद एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसमें भारत विशेष तौर पर उच्च पर है। और उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को ये 1991 के बाद ऐसा लगता है विश्व अमेरिका को कि इसका वर्चस्व भारत का ज़्यादा है और उसके साथ मेल जोल और व्यवस्था रखनी होगी। जी। इसके अलावा जो आपने ये बात रखी है कि हमारे जो आर्थिक खुलापन है जो भारत का हुआ, उससे अमेरिका को विशेष रूप से लाभ हुआ।
और अमेरिका के अलावा और भी विश्व के देश हैं जिनको हाँ। इससे लाभ हुआ। और मैं इसमें समझता हूँ कि ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण था। और क्वाड्स का बनना और भारत का उसमें वर्चस्व रहना, जैसे पीछे की अभी कुछ बैठक में भी दर्शाता है कि इसमें विश्व की जो राजनीति है उसमें विशेष योगदान भारत का अब हो गया है। जी। इस समय जो जो वर्तमान में जो सरकार है उसका जो रूप है संस्थागत रिलेशन को विकास का, हाँ जी। तो वो बहुत मैं समझ पा रहा हूँ कि पहला ऐसा नहीं था और अब इस दिशा में काम हो रहा है। संस्थागत विकास जो हो रहा है देश के लिए बहुत अच्छा है। और भारत एक शक्ति का केंद्र, लोगों को, जो विश्व को जितने भी हैं हमारे देश, उनको समझ में आ रहा है। जी। और हम शुरू से ही प्रजातंत्र के पक्ष रहे हैं, हमेशा पक्ष में रहे हैं। और दो प्रजातंत्र देश अमेरिका और भारत मिलकर इस विश्व को आगे ले जा सकते हैं, ये सभी को समझ में आता है। जी। ये बात भी आपने बखूबी रखी कि क्या करना चाहिए, जी। भारत को क्या करना चाहिए, जिसमें कि आंतरिक मजबूती की बात आपने कही, आर्थिक मजबूती की बात की, और रशिया चाइना के विरोध के बाद उससे मिलकर यूएस में हमें एक परमानेंट सीट लेनी चाहिए। जी। तो सर इन बिंदुओं को आपने छुआ बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि सभी विषय को, सभी बिंदुओं को आपने लिया है। एक बहुत ही अच्छा संक्षिप्त में आपकी प्रस्तुति है। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न हम अंत में लेंगे, जी। सभी जितने भी हमारे, जिनकी भी जिज्ञासा होगी। जी। उससे पहले कि हम प्रश्न लें, मैं चाहूँगा कि माननीय एस के मिश्रा जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। वो प्रस्तुति दें। पर इसी दौरान हमारे साथ इस गोष्ठी में माननीय श्रीमान रविंद्र सक्सेना जी जो सह प्रांत व्यवस्था प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के, हमारे साथ हैं। उनका स्वागत है, आभार है आप जुड़े इसमें। और इसके अलावा श्री देवेंद्र गोयल जी जो जिला संचालक हैं हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के, वो भी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी। आभार आप इसमें जुड़ने के लिए। अब मैं चाहूँगा कि आदरणीय एस के मिश्रा जी अपने इसी विषय पर, वास्तव में विषय चुना गया था तो उन्होंने अपने उसमें सहमति जाहिर की कि मैं इस विषय पर अच्छी तरह से रख पाऊंगा अपने विचार। तो स्वागत है सर, आपने विषय को भी मान लिया। जबकि आपका देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान आपका विषय नहीं है, आपका डिफेंस स्टडीज है। और उसको भी इस दृष्टि से आप अपने इस विषय को रखेंगे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपका लगभग 34 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और आप कई विश्वविद्यालयों में ऑनरी प्रोफेसर रहे हैं। और वर्तमान में विजिटिंग फेलो हैं आप जैन नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में। बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है आपको, विभिन्न जो डिफेंस स्टडीज के अवार्ड हैं और जो हमारे जो व्यवस्था है उनके हिसाब से। तो आपकी प्रस्तुति मैं समझ सकता हूँ कि इसमें बहुत ही उन्नत होने वाली है, उचित होंगे इसके लिए। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। आप इसमें थैंक यू बाहर वेरी मच हैं, सर। आपने ऑनलाइन से कानपुर में है शायद अभी भी, तो कानपुर से नहीं, आप जुड़े। तो मैं अभी स्वागत है पहुंचा, सर आपका। दोपहर आ गया था अच्छा पहुँच गए वापसी, धन्यवाद जी। समय थैंक देने के लिए। तो अपना विषय रखें, लगभग 30 से 35 मिनट में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो पंचानंद शोध संस्थान समिति में की तरफ से इसमें सहभागिता कर रहे हैं, और पंचानंद शोध संस्थान के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर बी के कुठियाला जी का, सोमनाथ जी का, माननीय आर्या जी का, पांडे जी का, प्रोफेसर यादव जी का, और राजीव जी आपका, कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। यादव साहब ने बहुत सारी बातें पृष्ठभूमि में बताई, लेकिन थोड़ी पृष्ठभूमि मैं भी बताना चाहूँगा, क्योंकि पृष्ठभूमि के बिना नींव के तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। तो उस पृष्ठभूमि को मैं थोड़े, अब भारत जो है दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र हैं, अमेरिका और भारत। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, वो 1776 में हुआ। जैसे कि यादव साहब ने बताया कि दोनों में समानताएं हैं लेकिन विभिन्नताएं भी हैं। अब सोवियत, दूसरा दो पक्ष हैं, इसमें दो खंडों में हम बांट सकते हैं भारत और अमेरिकी संबंधों को। एक तो है प्रथम काल जो है 1991 तक, क्योंकि सोवियत संघ जो यूएसएसआर था विघटित हो गया था, तो उसके बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया।
उससे पहले शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बाद शीत युद्ध चलता था कि दोनों सुपर पावर थे। तो इसके बाद सोवियत संघ का जैसे विघटन होता है तो 1942 में देते हैं, जो हमारी भारत में आज़ादी मिली थी उसमें फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने बहुत बड़ा सहयोग दिया था। विंस्टन चर्चिल को कहा था कि भारत को भी इसमें शामिल करिए सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो उसके लिए पहले आज़ादी के लिए बात करें। उसे भारत पे दबाव, उसे जो है अंग्रेजों पर, ब्रिटिशर्स पर दबाव बनाया, तब जाकर हमें कहीं उसमें भी आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, माफ डायरेक्ट कीजिएगा, या सभी से मेरा निवेदन है इनडायरेक्ट। कि अपने माइक को म्यूट रखें ताकि हमारे श्रोता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और हम सुन सकें। मेरा निवेदन है सभी से, प्रतिभागियों से, कि आप इसको जैसे हमारा भारत देश स्वाधीन हुआ, पंडित नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति, हम किसी गुट में, ना हम सोवियत संघ के गुट में आएंगे ना हम अमेरिका के गुट में आएंगे, लेकिन इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं भारत का लगाव, झुकाव और अपनापन रशिया के साथ ज्यादा देखा गया, सोवियत संघ के साथ ज्यादा देखा गया। जो पंचशील सिद्धांत दिया था, विश्व को पंचशील सिद्धांत दिया, उसके द्वारा कि हम इसी सारी समस्याएं विश्व की हैं उनका निपटारा करेंगे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे हमारे पारिवारिक या समाज के संबंध होते हैं, और संबंधों के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं किसी के स्वार्थ होते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, तो स्वार्थ का मतलब यहाँ हित, जहाँ जिसके राष्ट्रीय हित होते हैं उनके आधार पर दोस्ती होती है। जैसे कि यादव साहब ने कहा कि इमोशनल पे नहीं होती, संवेगात्मक रूप से नहीं होती दोस्ती, दोस्ती होती राष्ट्रीय हित कैसे छुपे हुए। अब 1959 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने, देखिए अब देखिए भारत की शुरुआत कहाँ से हुई। भारत और अमेरिका पहले बिल्कुल भारत के खिलाफ था, सबसे पहले शुरुआत की 1959 में, जब राष्ट्रपति आइजनहावर IIT कानपुर में आए और उन्होंने कंप्यूटर साइंस विभाग की शुरुआत की और कंप्यूटर की। जब हम कहीं से लेन देन शुरू करते हैं तो एक अपनेपन का एहसास होता है और दोस्ती जो है बढ़ती चली जाती है, मित्रता में प्रगाढ़ता आती है। ऐसे भारत और सैन्य समझौते भी हुए, इसमें भारत इतना सदस्य नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद बाढ़ में या कोई सूखा में या कोई संकट में अमेरिका ने हमें सहायता दी किसी न किसी, तो वो भी एक कहीं ना कहीं हमदर्दी रही। जब राष्ट्रपति कैनेडी आए तो उन्होंने निकटता के प्रयास किया, जिसमें पाकिस्तान की जब निकटता आई तो कश्मीर का हमेशा राग जो अलपता था पाकिस्तान, तो उसमें अमेरिका का सपोर्ट मिलता था, लेकिन इसमें अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया। कैनेडी ने कहा नहीं, इसमें तब थोड़ा वो है कश्मीर का राग उसने धीरे धीरे कम किया, लेकिन राग वो कभी बंद नहीं हुआ, वो अभी भी अनवरत जारी है। 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ, उस चीन युद्ध में हमें रशिया, जिसको हम अपना पक्का साथी मानते थे, उसने कहा था हम इसमें सहायता नहीं करेंगे, एक हमारा साथी है, एक मेरा भाई है, इस मामले में शांत रहूंगा। भाई क्यों? क्यों कम्युनिस्ट शासन चाइना में था, कम्युनिस्ट शासन रशिया में था, तो वो भाई हुआ, और मित्र था भारत। तो बोले इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे, इस मामले में हम बोलेंगे नहीं, ठीक है अपने आप निपटो। तो उस मामले, उस समय हमें अमेरिका ने सहायता दी थी। अमेरिका कोई अपनापन नहीं दिखा रहा था, लेकिन अमेरिका का हित ये था कि सब जगह कहीं कम्युनिस्ट का प्रचार प्रसार हो जाएगा, रशिया का और ज्यादा, सोवियत संघ और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कि चाइना में तो कम्युनिस्ट शासन है, भारत में भी कब्जा होगा तो यहाँ भी कम्युनिस्ट शासन है। इस कारण से तो स्वार्थ पहले था उनका, तो वहां पे भी हमें सहायता की। फिर इसके बाद 71 की जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, उस 71 की लड़ाई में राष्ट्रपति निक्सन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत को धमकाने के लिए एक जंगी बेड़ा भी बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर दिया था। देखिए, जैसे जैसे नीतियां, स्वार्थ जहां बदलते हैं वहां ये संबंधों में भी बदलाव आता है, उतार चढ़ाव निरंतर आता रहता है, और वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी होता है। तो वो चीजें अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी रही। 1974 में जब प्रथम परमाणु परीक्षण किया चीन, तो बेहद खफा हो गया, अरे ये क्या है, मैं बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए इंदिरा जी ने के राजनीति। लेकिन इंदिरा जी ने, मैं इंदिरा जी का भी ये जिक्र, उन्होंने अपनी बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से, जितने उनके जो डिप्लोमेट थे उनसे बहुत प्रॉपर तरीके से उनको मनाने के लिए बहुत अच्छे से काम किया। और 1980 में अमेरिका ने पाकिस्तान की आर्थिक और सैनिक मदद की, जिससे भारत की और दूरियां बढ़ी। जब हम देखते हैं हम अपने दुश्मन को, कहते हैं ना, दुश्मन का जो दोस्त होता है वो भी दुश्मन बन जाता है। तो ये हमारी दुश्मन पाकिस्तान तो हमारे पैदाइशी दुश्मन है, उसके दोस्ती के साथ इनकी बढ़ती गई, तो हमारी भी अमेरिका के साथ दूरियां बढ़ी।
लेकिन युद्धोत्तर संबंध 1971 के बाद आए, जब ये शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब आर्थिक दृष्टि से भारत का विश्व का सबसे बड़ा बाजार दिखाई देने लगा। देखिए कि ये आज हम देखें कि भारत में अमेरिका क्यों लड़ाई थे, भारत से क्यों देश, खास करके दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में उसका अपना एक इंटरेस्ट दिखाई देता है। यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज दिखाई देते हैं। अमेरिका जो चाइना की विस्तारवादी नीति पे लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए बेहद जरूरी है कि भारत के साथ संबंध बनाए जाएं, क्योंकि इस समय चाइना से बहुत सारे देश नाराज हैं, क्योंकि उसकी जिससे पड़ोसी देश हैं सारे खफा है, क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति, उसका हमेशा ये चालाकी भरा चक्र भी हमेशा चलता रहा है, आज भी चल रहा है। श्रीलंका में चाहे वो नेपाल में हो, चाहे जापान में हो, चाहे कंबोडिया में हो, चाहे फिलीपींस में हो, सारे आसपास के कंट्रीज में देखें, इवन देन इंडियन ओशन में भी स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स पूरा बनाया हुआ था कि कहीं से यहाँ, और इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र आ गया, और हिंद चीन का क्षेत्र आ गया। तो इन सब क्षेत्रों में चाइना अपनी दखलंदाजी निरंतर बढ़ाता रहा, वो अमेरिका को भी खल रहा था। तो उन्होंने इसके लिए ही तो एक क्वाड तैयार किया, और ये क्वाड तैयार करने का पर्पस यही था कि भारत को मिला करके जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये इस पे कम से कम नकेल तो डाली जा सके। यदि हम इस पे नकेल नहीं डाल सके तो बढ़ता चला जाएगा। अब दक्षिण चीन सागर में बच्चन दादागिरी दिखा रहा था कि भाई वहां से किसी की नहीं, सब कुछ चाइना के हाथ में आता चला जाएगा। और जब कोई भी चीज है, सबसे पहली चीज जो यादव साहब ने दी है, मैं वही दोहराऊंगा, आपके आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षिक, औद्योगिक, सामरिक क्षेत्रों में कैसे आप समृद्धशाली बन सकते हैं, उसके आधार पर ही संबंध निर्धारित होते हैं। अब देखा जाए तो इसके बाद बिल क्लिंटन आए, उन्होंने नई सदी की ओर भारत की ओर बढ़े, और अमेरिका ने देखिए रक्षा सचिव और प्रणब मुखर्जी के साथ सबसे पहले रक्षा समझौता हुआ, और 61,000 करोड़ रुपए का समझौता, उसमें अमेरिका के रक्षा सचिव और हमारी भारत की ओर से तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 61,000 करोड़ रुपए का समझौता अमेरिका के साथ किया। इसके बाद धीरे धीरे बदलाव आता चला गया, परिस्थितियों में बदलाव आया। चीन की विस्तारवादी नीति से सारे बड़े परेशान थे, चाइना से के कारण अमेरिका भी बुरी तरह से आहत था, तो उसको सिर्फ राहत लेने के लिए भारत ही एक नजर आ रहा था, इसलिए भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ हो रहे। अफगानिस्तान में चीन की दखल, अब इस समय भी हमारी क्वाड और AUKUS की बात हुई। AUKUS क्यों बनाई? क्योंकि चीन जो है अफगानिस्तान से अमेरिका तो हट गया, लेकिन अब स्थिति ये आ गई, अब वहां पर निगाहें चाइना लगाए हुए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान CPEC बना है, उसके लिए तो बिल्कुल रास्ता ही खुल गया, उसके लिए जो ऑब्स्टेकल थे सारी खत्म हो जाएंगे। और ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यदि ये चाइना इसमें दखल करेगा तो फिर यहाँ वर्चस्व इसका स्थापित होगा, तो इस पे भी इसीलिए क्वाड और AUKUS की बात। AUKUS इसलिए, AUKUS में ऑस्ट्रेलिया, UK, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और US, यूनाइटेड स्टेट, इन तीनों लोगों ने AUKUS बनाया। क्वाड पहले बना, चतुर्भुज ये बनाया, चार इसमें थे जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, लेकिन इसमें जापान और भारत को नहीं रखा, क्योंकि वो सामरिक त्रिकोण के आधार पर, सामरिक से हमारा सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण नहीं रहा क्वाड में, हमारा ये था कि सुरक्षा के हित बने रहें, हमारा कोई सामरिक दृष्टिकोण नहीं रहा, व्यापारिक हित बने रहें, चीन की ज्यादा दखलंदाजी न हो सके, चीन किसी तरह से परेशान न कर सके, इस कारण से ही बना। लेकिन इसके बावजूद हमारे बहुत सारे समझौते, और 4 प्रमुख समझौते अमेरिका के साथ हुए, जिनके कारण हमारी मित्रता का, हमारे संबंधों में प्रगाढ़ता शुरू हुई। पहला समझौता हुआ 2002 में, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा। फिर दूसरा हुआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये 2016 में हुआ। 2017 में भी हुआ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी थी, इंडो US स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप हुई थी। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण है, ये इसमें था कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इससे थे कासा, संचार संगता और सुरक्षा समझौता। और चौथा था सबसे महत्वपूर्ण, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो 2020 में हुआ। इन समझौते के द्वारा
हमारे और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आई। इसके अलावा 2-3 और समझौते हुए, जैसे आतंक विरोध पर द्विपक्षीय वार्ता 2019 में हुई, 2019 में। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के मामले में क्षेत्र में कॉपरेशन करने के लिए हुआ। तो ये 3 समझौते और इस तरह 7 समझौते 8 हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 4 समझौते हैं, जिन 4 समझौतों ने सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, डिप्लोमेटिक तरीके से संबंधों को ज्यादा प्रगाढ़ता दी कि अब इसमें जो है काफी बदलाव लाने की जरूरत है। अब देखा जाए कि रक्षा के क्षेत्र में हम यदि बात करें, रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले जैसे हम रशिया पर डिपेंड थे, जितने जितने मिग जितने थे, मिग 1, मिग 21, मिग 27, मिग 29, ये था। फिर इसके बाद अभी राफेल लिया फ्रांस से हमने। अब इसके बाद हमने 24 MH-60 रोमियो लिए हेलीकॉप्टर, 6 अपाचे हेलीकॉप्टर, ये सब अमेरिका से खरीदे। एकदम बदलाव आ गया, एकदम बैलेंस बदला। जैसे यादव साहब ने कहा कि आर्थिक खुलेपन के साथ व्यापार तो बढ़ता ही है, व्यापार बढ़ा, आर्थिक खुलापन भी आया, सामरिक परिस्थितियां भी बदल गई, सामरिक सोच भी बदल गई। एक ही पर हमें निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और बड़ी जो यादव साहब ने कही, मैं बड़े कोटे, उसका बैलेंस रखना जरूरी है लाइफ में। हमें एक पक्षी, ठीक है अमेरिका के साथ हमारे इंटरेस्ट मिल रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से अमेरिका पर ही डिपेंड ना रहें। हमें बैलेंस बनाना है, हमें शक्ति संतुलन स्थापित करना है। क्यों? क्योंकि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में यदि अपने को परमानेंट सीट लेनी है तो चाइना का भी सपोर्ट चाहिए। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी होगी। तो हमें रक्षा के क्षेत्र में उन्नत प्रणाली, हथियार युक्त, गैर हथियार ड्रोन का आयात करने का दिया गया। और ड्रोन में हथियार युक्त जो हथियारों का यूज करते हैं या हथियार से संपन्न होते हैं ड्रोन, वो, और बिना हथियार वाले भी ड्रोन की बात हुई। इसके साथ साथ मानव तस्करी पर, हिंसक अतिवाद पर, साइबर अपराध पर, साइबर क्राइम पर, साइबर सुरक्षा पर, ड्रग तस्करी पर, अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर मिलकर निपटने की ये भी सहमति बनी। क्योंकि आजकल जो अंतरराष्ट्रीय वातावरण बहुत ज्यादा संकट से गुजर रहा है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां हर क्षेत्र में बढ़ी और मानवता को अब ताक पे रख दिया गया। विश्व शांति के फार्मूले की बात कीजिए तो गांधी ने 7 सिद्धांत बताए थे, 8 उसके 7 सिद्धांत बताए थे पीस के लिए। उसमें यह भी कहा था कि सबसे पहली चीज जरूरत है कि शांति ये बनाए रखना है, समझौता करना है तो सबसे संतुलन स्थापित करके, एक पक्षी नहीं होना चाहिए समझौता, बहुपक्षीय होना चाहिए। जिनके साथ समझौता उनकी परिस्थितियों का भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारा काफी सहयोग बढ़ा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ एक्साइज मोबाइल के LNG और लिमिटेड के बीच और भारत की जो प्राकृतिक गैस के आयात पर सहमत बनी इंडियन ऑयल के बीच में, और अमेरिका की थी एक्साइन मोबिल LNG लिमिटेड, उनके बीच में एक समझौता हुआ। इसके बाद US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ्रांसिस कॉर्पोरेशन DFC भारत में अपनी वित्तीय इकाई की स्थापना के माध्यम से $600 मिलियन का निवेश किया। जैसे यादव साहब ने कहा था कि निवेश करना भी जरूरी है, खुलापन आया। जब ये संबंधों में सुधार होता है तो हम निवेश करते हैं, एक दूसरे के साथ मुद्रा का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ औद्योगिक इकाइयों को बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी मोदी जी भी जब गए थे अमेरिका क्वाड की मीटिंग में, तो उन्होंने 5T की बात की थी, 5T की: ट्रेडिशन, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रस्टीशिप। पहला ट्रेडिशंस, परंपराएं, परंपराओं का भी ध्यान में रखना है। हमारी कैसी परंपराएं हैं, संस्कृत की बात है, सभ्यता की बात है, सोच की बात है। कई बार हमारे सांस्कृतिक क्रियाकलाप, जैसे यादव साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि चाइना के साथ हमारी बहुत सारी सीमा विवाद है, सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसकी, हम दूसरे अमेरिका के साथ उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो हमें एक बैलेंस बनाना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा। तो ये जो 5 चीजें हैं, ट्रेडिशंस, परंपराओं का ध्यान रखना, टैलेंट, भारतीय प्रतिभा के बारे में समझाते हैं। जब बाइडेन आए तो ये ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप के इलेक्शन में भी मोदी जी गए थे, तो ये लगा कि अब बाइडेन तो बिल्कुल विरोधी होंगे, लेकिन ये चीजें नहीं, राष्ट्रीय हित बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और टीम बाइडेन की, मैं भारतीय अमेरिकी संबंधों की बात, तो इसमें करीब जो बाइडेन की टीम है उसमें 13 भारतीय हैं जो प्रमुख पदों पर हैं। उसमें कमला हैरिसन उपराष्ट्रपति हैं, नीरा टंडन जी हैं, निदेशक हैं बजट प्रबंधन कार्यालय में,
और सुगाना गुहा हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक के पद पर हैं। वनीता गुप्ता हैं न्याय विभाग में अटॉर्नी एसोसिएट अटॉर्नी हैं। विवेक मूर्ति हैं जनरल सर्जन हैं। विनय रेड्डी हैं बाइडेन के भाषणों के मुख्य लेखक हैं। जो बाइडेन के भाषण होते हैं उनका लेखक भी विनय रेड्डी जी हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति के कार्मिक कार्यालय के उप प्रमुख हैं गौतम राघवन जी। विदुर शर्मा है टेस्टिंग के लिए नीति सलाहकार। सोनिया अग्रवाल है क्लाइमेट एंड इनोवेशन के लिए वरिष्ठ सलाहकार। सबरीना सिंह है उपराष्ट्रपति के उप प्रेस की सचिव हैं। तरुण छावड़ा जी हैं तकनीकी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में वरिष्ठ निरीक्षक हैं। वेदांत पटेल जी हैं सहायक प्रेस सचिव हैं। गौतम राघवन है राष्ट्रपति के कार्मिक कार्यालय के उप सचिव हैं। आयशा था टेक टीम में पार्टनरशिप मैनेजर हैं। गरिमा वर्मा है प्रथम महिला डिजिटल डायरेक्टर हैं। नेहा गुप्ता एसोसिएट काउंसलर हैं और रीमा शाह डिप्टी एसोसिएट काउंसलर है। इस तरह करीब 13 भारतीय हैं जो प्रमुख पदों पर हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं क्योंकि उन्होंने देखा था जब उपराष्ट्रपति थे ट्रंप के टाइम तो ऐसा नहीं लगा कि कई बार संभावनाएं तलाशी हुई है कि बाइडेन के आ जाने से जी बाइडेन आ जाएंगे तो भारत के साथ हो सकता है कि संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्रगाढ़ता ही क्योंकि समय और परिस्थितियों को हर आदमी ध्यान में रखता है। उनको भारत की भी जरूरत थी। देखिए भारत की इसलिए जरूरत थी क्योंकि यदि उन्होंने भारत में आना है तो अपना आर्थिक हित संभालना है और खास करके चाइना पे अंकुश लगाना है तो भारत का साथ उन्हें जरूर चाहिए। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए और सामरिक क्षेत्रों में विकास के लिए सहयोग जरूरी है। क्योंकि खाली सामरिक दृष्टिकोण से नहीं, अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था किसी भी संस्था या किसी भी नेशंस के लिए मेरुदंड का काम करती है, बैकबोन का काम करती है, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था पर बहुत कुछ आधारित होते हैं। अब भारत की स्थिति और भारत एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि भारत में देखा जाए तो आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार खुलापन जो दिखाई वो भारत में दिखाई दे रहा है। तो दुनिया के देशों की निगाहें इसलिए लगी हुई थी और खास करके बड़ी शक्तियों में अमेरिका। चाइना भी दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन चाइना की मजबूरी यह है कि वो पाकिस्तान जैसे जैसे अमेरिका के साथ बढ़ता है और जितने उनके दुश्मन है वो सारे इकट्ठे होते जाए तो उसके में कटुता आती चली जा रही चाइना में। क्योंकि जापान भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, इसके साथ साथ ये देखा जाए अमेरिका तो है ही है। अब ये भारत चारों इकट्ठे हो रहे तो क्वाड से नाराज हुआ, बांग्लादेश शामिल हुआ, तब बांग्लादेश को उसने धमकी दी, छोटे मोटे देशों को उसने धमकी भी देना शुरू कर दिया कि इसमें क्वाड में शामिल नहीं होना। तो स्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं। समय बदला है लेकिन अब चीन की धमकियों से डरने वाले नहीं। चीन की मजबूत नहीं है। चीन ने पहले खूब आर्थिक विस्तार किया, कोयले की स्थिति संकटजनक स्थिति है वहां पे, जो है एनर्जी के जो है चैलेंजेस चल रहे हैं, एनर्जी की चुनौतियां चल रही। अब चाइना जो है, पहले नेपाल में भी चाइना पूरी तरह से हावी हो गया। ओली वहां पे बदले, प्रधानमंत्री ओली ने तो पूरी झोली फैला दी थी कि ये हम तो भाई चाइना के साथ है, सारा रोड रेलवे ट्रांसपोर्ट सब कुछ शुरू हो गया था। श्रीलंका में हमन टोटा तो हवाई वो करे ही रखा था उन्होंने तब वो। इसके बाद कोलंबो सिटी, वहां की सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी कि देखिए इस तरह चाइना। अब धीरे धीरे उनको भी लगा कि ये तो हमें बहुत ज्यादा कर्जदार बना रहा है। धीरे धीरे जिनको इसने अपने चंगुल में फंसाया वो भी खुश नहीं है। जब पाकिस्तान है वो भी ज्यादा खुश नहीं, लेकिन मजबूरियां हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के अब देखिए आईएसआई के प्रमुख को बदला उन्होंने, अब वहां पे भी पाकिस्तान में भी स्थिति अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में आंतरिक कलह शुरू होगी। जैसे उन्होंने कहा था प्रोफेसर यादव ने कि आंतरिक चुनौतियां हैं, उनको भी बहुत ध्यान रखना होता है अंतरराष्ट्रीय मामलों में। जैसे हम परिवार में जब हमारा परिवार ही अच्छा नहीं होगा, जब परिवार में एकीकरण नहीं होगा तो हम पड़ोसी देशों के साथ या पड़ोसी लोगों के साथ कैसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान। अब अफगानिस्तान में चीन की दखल,
आवाज आ रही? हाँ अब आ रही है, मिस्टर जी आ रही है। राजीव जी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब है। हाँ जी बीच में हो गया है। अब चीन, अफगानिस्तान में चीन की दखल, अफगानिस्तान में चीन धीरे धीरे, अब जब पहले तो लगा, अब जैसे जैसे अमेरिका की सेनाएं वहां से हटी, तालिबान सत्ता में आ गए, तालिबानियों को उन्होंने अब सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान, चाइना भी उत्साहित था, पाकिस्तान भी उत्साहित है, लेकिन इस मामले में भारत ने बड़ी दृढ़ संकल्पता के साथ, बड़े संजीदगी के साथ, बड़े संयम के साथ काम लिया, और उन्होंने कहा भाई हम जल्दीबाजी में, कोई जल्दबाजी इस पे नहीं करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात थी भारत के मामले में। जो क्वाड बना, इसमें भी क्वाड का कारण, भाई क्वाड में बने, भारत को ये 2004 में बन गया था, लेकिन धीरे धीरे अब ये मुख्य रूप से इसमें काम है, ये एक सामरिक संगठन नहीं था, ये एक ऐसा संगठन बनाया कि हम एक व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कोई हमारे मामले में हस्तक्षेप करेगा तो हम एक ही कर रहे हैं। लेकिन जो आकुश बना वो एक सामरिक संगठन है, वो किसी नाटो का उसके विरोध में, इसमें भी थोड़ी देखिए, जब कोई नया संगठन बनता है तो वो जो लोग संगठन में शामिल नहीं करते, इसमें फ्रांस को शामिल नहीं किया, क्योंकि फ्रांस पहले ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई कर रहा था बहुत सारी चीजें, और खास करके परमाणु पनडुब्बी की बात, उसमें अमेरिका आ गया तो उससे भी नाराजगी है। लेकिन ये सब चीजें रहती हैं, और जब हम संबंध नए बनाते हैं या नया कोई संगठन खड़ा करते हैं जिसको शामिल नहीं करता, कहीं ना कहीं वो नाराजगी अपनी दिखाता है। अब ये क्वाड इसमें क्या करिश्मा कर सकता है, ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। चीन पर लगाम लगाने के लिए क्वाड बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे चीज, अब हमारी चुनौतियां क्या हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे यादव साहब ने बताया कि चीन के साथ हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी चुनौती है शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए बैलेंस, चाहे लाइफ में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हो, बैलेंस बहुत जरूरी होता है। जब हम जीवन में बैलेंस बना के चलते हैं तो हम कामयाब होते हैं। तो हमें इस मामले में बैलेंस बना के, एक पक्षी नहीं, हमें अपने तुरंत तत्कालीन फायदे के लिए नहीं करना है, हमें दूरगामी फायदे के लिए भी सोचना हो। ऐसे कोई जब संबंध बनाए कि तत्कालीन जो फायदा हो रहा है तो उसमें तत्परता के साथ जल्दबाजी करनी, इसमें बड़ी संयमित तरीके से और सशक्तिकरण, सजगता के साथ काम लेने की जरूरत है। क्योंकि जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, आज जो कश्मीर में ये जैसे ही तालिबानी है, तो देखिए अभी लगातार कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, उन्होंने पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों को अपना शिकार करना शुरू किया, उसके पीछे तालिबानियों की सत्ता। अब तालिबान डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में कश्मीर का, अब ये पहले भी हमें संकट आया था, ये तालिबान वहां पे हावी हो गए तो यहाँ कश्मीर में उग्रवाद बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी मजबूरी है। पाकिस्तान भी ये चाहता कि भारत परेशान रहे तो वो शांत रहेगा। पाक के हमेशा भारत के प्रति नापाक इरादे रहे, चाहे जितना भारत करे, लेकिन उसके लिए हमेशा वो सोच रहा है। अभी भले वो बलूचिस्तान, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान हर हालत में आतंकवाद के बिना गुजारा कर ही नहीं पा रहे। वहां उसकी उनका यदि अब भारत वहां की सत्ता चली जाएगी, किसी अंतरराष्ट्रीय मामलों में सही तरीके से बातचीत करता है तो उसकी सत्ता हमेशा भारत की विरोध पर ही टिकी हुई है। अब देखने की ये जरूरत है कि हम कहाँ पर हैं, सामरिक सहयोगी हम किसके किसके बन सकते हैं। आज स्थितियां बदली हैं, अभी हमने फ्रांस के साथ राफेल खरीदे, हमें अभी रशिया के साथ भी संबंध है हमारे पास, उनसे भी अभी सामरिक समझौता हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया भी नाराज हो जाता है। और ये भी होता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के पास जब चला जाता है, जिसको हम अपनापन मानते रहे और ये करते रहे, वो दूसरे पक्ष में जा रहा है, तो उसको ना कहीं ऐसा दर्द तो होता है। तो रशिया को इस बात का है कि भारत का जो अमेरिका के साथ में जा रहा है तो वो चाइना के साथ सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। और लेकिन अभी हमें अमेरिका के बारे में भी सावधानी रखनी है, क्योंकि बाइडेन ने एक बात कही है कि पाकिस्तान के मामले में ज्यादा इस तरह जो आतंकवाद की है, ज्यादा उछाल की बात न की जाए। आखिर क्यों लगातार पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में इंडल्ज है, इसके बाद क्यों संयमित रहने की जरूरत है, क्यों संतुलित बात करने की जरूरत है, ये बात बाइडेन ने कही। तो हमें ये भी ध्यान देना है
कि अमेरिका के साथ संबंध तो प्रगाढ़ करने हैं, मजबूत करने हैं, लेकिन हमें अपने आप को भी स्ट्रांग करना है। हम खाली उसी पर आश्रित न हो जाएं कि वो उसी पर निर्भर हो जाएं तो उसके जो है स्थिति जो है मजबूत हो जाए, हम कमजोर हो जाए। नहीं, हमें अपने आप को भी स्ट्रांग रखना है। अब एक आतंकवाद पर सोच बदली। ये 9/11 की बात जो घटना हुई 2011 में, तब आतंकवाद तो पहले तो कभी नहीं कहता था आतंकवादी देश है पाकिस्तान, और ठीक है ऐसा कहते हैं, लेकिन अब बदली है लोग कि आतंकवाद से सब लोग आतंकित हैं, सारे लोग परेशान हो, दुनिया के देश परेशान हो गए। कभी उसको एक धार्मिक नाम भी दिया गया और सच भी हुआ। कट्टरपंथी, वो कट्टरवादी पंथ है जिनको इस तरह का पाठ पढ़ाया गया, उससे क्या हुआ है कि आतंकवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि आतंकवाद के फन को कैसे कुचलना है। खाली बात बनेगी नहीं, कहते हैं ना, बीन बजाने से न बंधेंगे काल सर्प अनुशासन में। गीता के उपदेश प्रथा है, गीता के उपदेश प्रथा है दुर्योधन के शासन में। ये दुर्योधन के शासन में इस तरह से बात करने का कोई मतलब नहीं। हमें सशक्त बनना है, हमें सक्षम बनना होगा। कहते हैं जब तक हम समर्थ और सशक्त नहीं होंगे तब तक हम ऐसे सताते रहेंगे लोग। तो हमें जरूरत है। और चीन की चालाक, आप देखिए लद्दाख की सीमा पर लगातार सीमा विवाद चल रहा है। कल भी उसने घटना की है, उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया पे किया, अरुणाचल पे दावा करता है, कभी ना कहीं इस तरह की गतिविधियां निरंतर करता रहता है। तो हमें इन पर भी ध्यान देना होगा। खाली जब अमेरिका खाली सपोर्ट करने के लिए, ठीक है अमेरिका का साथ है, हमारा सपोर्ट रहेगा, अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने आप में सक्षम होना बेहद जरूरी है। नहीं तो ये अभी ब्रह्मपुत्र में बांध बनाया पानी का संकट डालने के लिए, और इसके अलावा तिब्बत में कब्जा करके तिब्बत को बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करें हम, चाइना ने जो चक्रव्यूह रचा है, ग्वादर पाकिस्तान में, ग्वादर हम्बन टोटा श्रीलंका में, सितवे म्यांमार में, और चटगांव इसके क्या नाम बांग्लादेश में, ये सी पोर्ट पहले ही बना रखे थे और बहुत सारे उन्होंने डेवलप करने शुरू कर दिए। वो छोटे भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता था। जो आज सी पैक की बात की रही, जब भारत ने चाबहार की बात समझौता किया, अब वो सोचा कि क्योंकि हमें वो रूट मिलना था अफगानिस्तान होके, वो संकट खड़ा हुआ, तो चाइना इस मामले में बड़ा खुश हुआ कि चलो एक ये, क्योंकि ये रूट हमें कश्मीर के थ्रू वहां मिल रहा था, और वो हमें, हमारा प्रोजेक्ट बहुत सारा लगा हुआ, उसमें काफी पैसा है हमारा जो अफगानिस्तान के डेवलपमेंट पे लगा हुआ है। तो उसे लगा अब भारत के साथ भारत की क्या नीति होगी, क्या तालिबान। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से जरूर बताना चाहूंगा कि तालिबान भी भारत के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। उनकी मजबूरियां हैं कि भारत का संबंध जरूरी है, लेकिन विरोध करना भी उन्हें लाजमी लगता है, क्योंकि जिस आधार पे आते हैं तो भारत के साथ संयमित तरीके से बात करें, क्योंकि यदि भारत का विरोध करेंगे तो चाइना का भी पूरी तरह से हावी नहीं हो, उनको चाइना के बारे में पता है। अब स्थिति ये है कि अब जिस तरह से तालिबान की कट्टरता है, मानवता विरोधी उनका रवैया है, मानवीय मूल्यों की सुरक्षा की उपेक्षा हमेशा करते रहे, उस पर हमेशा जरूर ध्यान देने के। और भारत की संस्कृति सभ्यता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की रही है, वसुधैव कुटुम्बकम की रही है, और इनकी सोच सिर्फ अपना कुटुंब है, अपना कुटुंब बढ़ाने की। ये अब हमें जरूर विचार करना होगा, गंभीरता से सोचना होगा। आंतरिक सुरक्षा जो है, हमें जरूर आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो स्थितियां क्रिएट की जा रही हैं, वो भारत की कहीं ना कहीं कमजोरी बनती चली जा रही है। जो चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो, चाहे एरिया के नाम पे, चाहे संप्रदाय के नाम पे, चाहे वर्ग के नाम पे, चाहे वर्ण के नाम पे, चाहे क्षेत्र के नाम पे, इसको कहाँ हम सर्वे भवन्तु वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, हम कितनी छोटी बात पे आ गए, ये एक मन में धारणा बनाएगी। तो हमें राजनीतिक रूप से भी सुदृढ़ होने की जरूरत है, एक संवर्धन करने की जरूरत है। अब एक हमारा समझौता हुआ इसी खास करके नारी सशक्तिकरण पर, वुमेन ग्लोबल और डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो चलाया गया, उसमें अमेरिका ने हमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है। भारत के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण में अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन साइंस के बीच एमओयू भी हमारा हुआ है। तो बहुत सारे समझौते हुए हैं। अब हम बात करते हैं हमारी इसके फायदे क्या हुआ और इसकी चुनौतियां क्या हैं। जैसे यादव साहब, मैं कुछ चुनौतियों में उसमें भी जोड़ना चाहता हूँ, जैसे अफगानिस्तान के साथ। अब अफगानिस्तान के मामले में जब हमें वहां से भारतीय लोगों को बुलाना था, कतर के सहयोग से, बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से वहां से,
कई मामलों में, जैसे ईरान के साथ जब 2021 जनवरी में शुरू हुआ, ईरान और अमेरिका की लड़ाई के साथ शुरू हुआ, ये जनवरी 2021, तो वहां ये लगा कि अब ये तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। लेकिन रायसीना डायलॉग जो भारत ने स्थापित किया, रायसीना डायलॉग के माध्यम से ईरान और अमेरिका दोनों भारत की ओर देखते थे कि ये एक ऐसा देश है जो इनके बीच में समझौता कर सकता है, जो हमें एक संतुलित रास्ता दिखा सकता है। कई बार तो ये भविष्यवाणी की जाने, कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं शुरू हो जाएगा, मारधाड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों ईरान का और अफगानिस्तान अमेरिका का पुराना जो है दुश्मनी रही है, अब ये बदला लेने का रवैया शुरू हो गया, एक दूसरे पर मिसाइल फेंकने, एक दूसरे के अड्डे में मारना शुरू कर दिए, एक दूसरे के साथ विवाद शुरू हो गया। तो ये लगा कहीं ज्यादा तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हुई। लेकिन रायसीना डायलॉग में दोनों कंट्री के देशों में भारत ने एक संतुलित रवैया अपनाया, तो भारत को बड़े संयम से भी काम लेने की जरूरत है। चीन की जो चालाकी है, जो चक्रव्यूह रच रहा है, इससे भी हमें निरंतर सतर्क रहना होगा। उसने हमारे पड़ोसी देशों के साथ ही अपने डोरे नहीं डाले हैं, बल्कि अपने जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमाओं से लगे, भौगोलिक सीमाओं से लगे हुए, चाहे वो सामुद्रिक सीमा लगी हो और चाहे वो जमीनी सीमा लगी हो, उनमें सब में उसने कहीं ना कहीं दखलंदाजी करके कब्जा करने का काम किया। तो उससे हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन हमें उसे सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और उसे सबक भी सिखाने के लिए हमें तत्पर रहना होगा। ये नहीं कि हम कमजोर बने उसे। संस्थागत संबंध, राष्ट्रीय हित सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि पर्पज ही होता है, आर्थिक जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, संबंधों का पर्पज ये था हमारे हित सुरक्षित बने रहे, राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान ना हो। विदेश नीति का उद्देश्य यही होता है, हमारी विदेश नीति इस तरह से निर्धारित हो कि जो हमारे देश के हित हैं, जो राष्ट्र के हित हैं, वो सुरक्षित और संरक्षित बने रहें। अब हमें उन पर भी जरा ध्यान देना होगा, विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें बैलेंस बनाना है। किससे? अमेरिका से और चालाक चीन से। चालाक चीन को सबक भी सिखाना है, उस पर नकेल भी डालनी है, और अमेरिका के साथ संतुलन रख के जरूरत है दोनों की, रशिया रूस भी हमारा साथी रहा है, तो हमें उस बैलेंस की रीत में, अब जैसे एक होता है ना, खिलाड़ी जो एक बांस पे लड़की चलती है और बैलेंस बनाती है, इतना ही गंभीर है मामला हमारा। कहना बहुत आसान काम है कि जो है आप जो है संतुलन बना के चले, जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो हम नीचे जाके गिरेंगे। तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें संयम से भी ध्यान करना होगा, संयम भी रखना होगा, सशक्त भी बनना होगा, सक्षम भी बनना होगा, तो सतर्कता से काम भी लेना होगा, और चारों तरफ से ये भी ध्यान रखना होगा कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित बनाए रखें। अब जहाँ सामरिक स्वायत्तता की बात है, स्वावलंबन की बात है, इसमें आत्मनिर्भरता की बात मोदी जी ने की है। हम आत्मनिर्भर कैसे बने? आज स्थिति बदली है, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और इसके एयरक्राफ्ट हम खुद बनाने की स्थिति में अब आ गए। टैंक अर्जुन भारतीय बना हुआ है, पनडुब्बियां हमने, न्यूक्लियर पनडुब्बी हमने बना ली, और मिसाइल्स के मामले में तो हमारी क्षमताएं काफी अग्रणी हैं, विश्व के दूसरे तीसरे नंबर पर आ गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये क्षमताएं हमें बढ़ानी होंगी, अपने आप को सामरिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना होगा, सक्षम बनाना होगा, सोच बदलनी होगी। अब आत्मनिर्भर बनने की बात की है जो, तो आत्मनिर्भरता जब हम जितना, क्योंकि आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि वेपन्स में, हथियारों में बहुत ज्यादा खर्च होता है। उस खर्च को रोकने के लिए जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने, और जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम खुद बनाने लगेंगे, तो निश्चित रूप से एक फलदायी परिणाम होंगे, और हम सशक्त भी होंगे और सक्षम भी होंगे। जहां तक बात है अन्य शक्ति, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दो चीजें हैं। आंतरिक सुरक्षा सबसे, बाह्य सुरक्षा तो हमें जब बाहरी कोई चोट मारता है तो वो दिखाई देती है कि यहाँ घाव है, यहाँ घाव हो गया, यहाँ घाव हो गया, उसको तो हम बचा सकते हैं। कई बार आंतरिक संकट, आंतरिक शरीर के अंदर किस तरह का कैंसर पनप रहा है, वो बड़ा खतरनाक होता है, वो तो कई बार जीवन की लीला ही समाप्त कर देता है, तब पता लगता है जाके। तो इस तरह की जो आंतरिक स्थितियां, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा इसमें, आंतरिक सुरक्षा के मामले में। एक बार एक लोहार और एक सुनार की दुकान पास पास थी, तो फुर्सत का दिन था, तो सोना, लोहा और सोना आपस में बात करें, दोनों बाहर बैठे,
कहने लगे सोना कहता है लोहे से, तुम बहुत बेकार के आदमी, तुम भी तपाए जाते हो, मैं भी तपाया जाता हूँ, लेकिन तुम तो इतना शोर मचाते हो कि मेरे कान फटने लगते हैं, परेशान हो जाता हूं मैं। तो लोहा कहता है भाई बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम भी तपाए जाते हो, तुम्हारी भी घन से पिटाई होती है, मेरी घन से पिटाई होती है, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है? बोले क्या? आप क्या हो? सोना हो। पिटते किससे हो? लोहे से। मैं क्या हूं? लोहा हूं। और पिटता किससे हूं? लोहे से। अपनों की मार ऐसी होती है, चीख अपने आप निकल जाती है। तो ये सबसे बड़ा संकट होता है आंतरिक सुरक्षा का, जो अपनों की आह निकल, जब कोई अपना मारता है तो वो सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, अपने आप चीख निकल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे ध्यान रखना है। चुनौतियां तो हैं हमारी, और विकल्प क्या हो सकते हैं? जैसे आलू साहब ने बताया कि विकल्प की बात हो, हमें इसके लिए विकल्प भी तो ढूंढना चाहिए कि हम विकल्प क्या कर सकते हैं। एक सबसे जो बात है सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी के हार्ड पावर की। अभी तक यही सोच में रहा था, अरे भारत तो जो है सॉफ्ट पावर कंट्री है, नहीं, हार्ड भी बनना है, सशक्त बनना है। कहते हैं क्षमा सोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वो क्या जो दंतहीन विषहीन और विनीत सरल है। जब तक हम समर्थ नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, तब तक तो ये सताते रहेंगे। तो ये जरूरी है कि हमें हार्ड पावर भी बनना है। वो निश्चित रूप से हम इमोशनल्स हैं, कंट्री हमारी सोच ऐसी है, हमारी संस्कृति ऐसी है, सभ्यता ऐसी है, लेकिन हमें हार्ड पावर भी बनने की जरूरत है। जहां तक पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात है, मोदी जी जब पहली बार आए थे 2014 में, तो शुरुआत उन्हें थे फर्स्ट नेबर्स, पहला पड़ोसी। तो पहले सारे पड़ोसी को बुलाया, पाकिस्तान को भी बुलाया था। दुनिया के देश बड़े आश्चर्य में लगे, इनको डिप्लोमेसी क्या आती है, इनको राजनीति के मामले में क्या पता, ये तो ऐसे ही है, इनको दुनिया के बारे में तो ठीक है, एक मुख्यमंत्री को इतना पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चेंजेस की है। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते हैं, बहुत सारी चीजें सीखी और बड़ी दृढ़ संकल्पता के साथ। जो अमेरिका गए तो उन्होंने ये 5 बातें की: परंपरा, प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और ट्रस्टीशिप। इनके आधार पर ये जो 5 तत्व हैं, जैसे हम पंच तत्व मिलकर शरीर बनता है, इन पंच तत्वों को ध्यान रखें तो हम अपने संबंधों को बहुत बेहतर बना सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भारत और अमेरिका एक नई दिशा दे सकता है। इसके लिए हमें खास करके भारत को सजग भी रहना होगा, सतर्क भी रहना होगा, संतुलित रूप से काम करना होगा, और ये ध्यान रखना होगा कि हम एक महत्वपूर्ण देश हैं, मेरुदंड हैं, बैकबोन हैं, क्योंकि विश्व शांति स्थापित करने में, विश्व शांति के सहयोग में, मानवीय मूल्यों की सुरक्षा करने भारत का हम अतुलनीय योगदान रहा है। तो ये हम इस तरह से भारत और अमेरिका संबंधों में एक नई प्रगाढ़ता शुरू हुई है, लेकिन इन प्रगाढ़ताओं के साथ साथ हमें सावधानी भी रखनी जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मिश्रा जी। आपने विषय को आगे बढ़ाते हुए जो आदरणीय यादव जी ने रखा था और इसके आयाम को जोड़ दिया है विभिन्न तरीके से, चाहे वो सामरिक दृष्टि से है, सांस्कृतिक दृष्टि से है, आर्थिक दृष्टि से है, उन सभी को आपने छुआ है। और ये बहुत बात बिल्कुल, मैं जो सब बातों का निचोड़ जो मैं समझ पाया हूँ कि भारत और अमेरिका दोनों बड़े ही लोकतांत्रिक देश हैं। एक सबसे पुराना है और एक सबसे बड़ा है। दोनों में समानताएं बहुत हैं, परंतु विभिन्नताएं भी बहुत हैं। और इनके बीच में जो हमारी विदेश नीति बनी, चाहे वो पंचशील सिद्धांत की बात है, हमारे जो संबंध हैं, हमारी विदेश नीति को आगे जो अब सुधार हुआ है, बढ़े हैं, उसमें एक चीज निश्चित है कि हम विश्व स्तर के जो भी हमारे संबंध हैं, चाहे वो अमेरिका से हैं या विभिन्न देशों से हैं, आपने बखूबी कहा कि वो परिवार के संबंधों की तरह से ही हैं। जैसे परिवार के संबंध होते हैं, इसी प्रकार से हमें विश्व के संबंध को लेकर चलना चाहिए, और ऐसी दृष्टि बनती भी है। जैसे कि कम्युनिस्ट का प्रचार प्रसार जब हो रहा था चाइना में, तो रशिया और चाइना इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। एक तरीके से आपस में हमारी सहायता करने के लिए वो आगे नहीं बढ़े, और कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का भी हमारे साथ आना एक संभव हो पाया, क्योंकि वो नहीं चाहा कि कम्युनिज्म का विस्तार हो, और उनकी एक मजबूरी भी थी हमारा सहयोग करने की, और उस दृष्टि में हमारे संबंध प्रगाढ़ हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व में भारत एक सबसे बड़ा बाजार है,
और उसमें अमेरिका की दृष्टि भी है और विभिन्न देशों की भी है। चाइना की विस्तारवादी नीति को भी आपने बिल्कुल बखूबी किया कि जिस प्रकार यादव जी ने कहा कि ये जो चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, वास्तव में जो हमारे आसपास के जितने भी छोटे देश हैं उन पे अपना प्रभाव बना के हमें घेरने की जो उसकी दृष्टि है वो भी एक महत्वपूर्ण है। और इसमें हमारे जो अमेरिका है कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को देख रहा है और समझ रहा है। वास्तव में जैसे पाकिस्तान में आपने कहा कि चीन की जो निगाह है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी चिंतित करती है और इसलिए वो हमारे संबंध भारत के साथ भी बढ़ाना चाहता है। आपने मोदी जी के जो 5 व्यक्तित्व रखे गए उसका जिक्र किया बिल्कुल। और ये बात भी कही कि क्वार्क कोई सामरिक संगठन नहीं है। वास्तव में आतंकवाद एक विशेष एक जो घाव बना रहा है विश्व में हर देश में, उसको भी संभालने के लिए अमेरिका भारत के साथ बढ़ना चाहता है क्योंकि हम हमेशा आतंकवाद के विरोधी रहे हैं। और ये जो संबंध हैं इसको एक अमेरिका स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता भी है, कुछ उसकी अपनी मजबूरियां भी हैं। ये बात आपने बिल्कुल बखूबी रखी। और चुनौतियों में आपने ये बात कही कि चीन के चक्रव्यूह से हमें सतर्क रहना होगा, हमें सबक सिखाने के लिए भी हमेशा तैयार रहना होगा। और इसके साथ साथ आपने इस बात का जोर दिया कि ये संतुलित रिलेशन बनाने पड़ेंगे, चाहे अमेरिका से चाहे चाइना से। और बिल्कुल इनके बीच में संतुलन बनाना एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमें संयम रखना होगा और साथ साथ स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बनना होगा और उससे ही हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे। आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा को भी आपने दिया है। और अंत में आपने जो विकल्प कहा कि सॉफ्ट पावर के साथ साथ हमें हार्ड पावर भी होना पड़ेगा। और इन बातों को बहुत मैं बिंदुओं को जो आपने छुआ वास्तव में ये हमारी मैं समझ सकता हूँ कि गोष्ठी में सभी दृष्टि से इसको छुआ गया है दोनों प्रस्तोताओं द्वारा। सभी का जो हमारे प्रस्तोता जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बखूबी हम चीज़ों को इसके बारे में जानकारी प्रदान की, सभी का ज्ञानवर्धन किया। इससे बैठक के जो हमारी गोष्ठी है इसको आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हमारे अध्यक्ष महोदय अपने अध्यक्ष उससे पहले जो प्रश्न हैं जो हमारे यहाँ पर जिनकी जिज्ञासा है, ये प्रश्न है, उसमें यदि कोई हमारे प्रस्तोता से जानकारी चाहते हैं तो वो चैट बॉक्स पे अपना प्रश्न लिख सकते हैं या अपना माइक अनम्यूट करके सीधे प्रस्तोता से भी पूछ सकते हैं। जितने भी हमारे प्रतिभागी यहाँ जुड़े हुए हैं, मेरा से निवेदन है कि अपना माइक अनम्यूट करें और प्रस्तोता से आप प्रश्न कर सकते हैं। आप चाहें तो चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, मैं पढ़ के सुना दूंगा प्रश्न को। और अन्यथा आप अपना माइक अनम्यूट करें और प्रस्तोता से सीधे प्रश्न रख सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, महेश बोल रहा था मैं। हाँ जी महेश जी नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी डिफेंस सिस्टम S-400 मिलने वाला है रशिया से, तो क्या भारत कास्टा को लेकर तैयार है क्या? क्योंकि सैंक्शन जैसे तुर्की पे लगे, चाइना पे भी लगे, तो क्या ये मान के चला जाए कि इंडिया पे बाइडेन प्रशासन उस तरह के सैंक्शन, कास्टा खास तौर पे इस तरह के सैंक्शंस नहीं लगाएगा? शायद ये प्रश्न सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी से है, वो के बारे में। मिश्रा जी जी अनम्यूट अनम्यूट जी कर दो प्लीज। जी जी। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ अनम्यूट नहीं था, अनम्यूट था एक्चुअली। बिल्कुल, देखिए यही तो चीजें हैं, हमें अमेरिका को भी नाराज नहीं करना है और हमें वहाँ संतुलित तरीके से काम लेना है, रशिया से भी हमें लेना है। तो यही तो इसी तो संतुलन की बात, इसी संतुलन की बात तो कर रहे हैं हम। यदि खाली मान लिया हम उसको छोड़ देते हैं, अमेरिका के पक्ष में पूरी तरह से चल गए, तो भी बात होती है हमारी सफलता नहीं, ये भी हमारी विफलता का सूचक होगा। हमें दोनों के साथ बैलेंस बनाना है, यही तो डिप्लोमेसी है, इसी डिप्लोमेसी से तो काम लेना है, यही तो कूटनीति है हमें, कि हमें दोनों के बैलेंस में एक अच्छा एक होता है नेगेटिव थिंकिंग में, एक पॉजिटिव थिंकिंग का, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, लेकिन उसके बीच में जो संतुलन स्थापित करके काम लेना है,
ये जो आपको जितना भी यदि अमेरिका रशिया से दे तो नाराज तो हुआ था अमेरिका, उसके साथ जो समझौता हुआ था, अब रशिया से देने के लिए ना तैयार। वही तो चीजें हैं, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं कि हम उसको भी खुश रखें और उसको भी खुश रखें, उसको भी नाराज ना होने दें, उसको भी दुखी ना होने दें, और वो बैलेंस बना के काम करें तो हम उस चीज को भी हासिल कर सकते हैं और वो संतुलन स्थापित। चाहे वो हम कई तरीके होते हैं, आचार्य चाणक्य ने साम दाम दंड भेद छल प्रपंच माया जाल कोई भी नीति अपनाए और उसको उससे खुश कर सकते हैं। तो यही तो संतुलन भी स्थापित करने की जरूरत है। राजीव जी। हाँ जी, हाँ जी, राजवीर जी शायद इस पे अपना कुछ पक्ष रखना चाह रहे हैं। हाँ, यादव जी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी जी जरूर। मैं मिश्रा जी से थोड़ा सा असहमत इसलिए हूँ कि अमेरिका की बाध्यता है, उन्होंने हथियार बेचने हैं, इसलिए कास्टा उन्हीं देशों पर लागू होता है जहां पर वो इसका निर्णय कर पाते हैं। हिंदुस्तान के केस में डिमांड इतनी है तो अमेरिका वो एक्ट लागू नहीं नहीं कर करेगा। पाए। चाहे वो एनपीटी सीटीपीटी थी तब भी हमसे न्यूक्लियर डील हुई, इसी तरह कास्टा के बावजूद भी S-400 पर कोई ऐसी चीजें लागू नहीं होगी। अमेरिका की नहीं कर बाध्यता हमारे सकते। संतुलन की नहीं है। थैंक यू। जी महेश जी आपका उत्तर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्लीज। हमारे जो साथी और लोग जुड़े हैं, उनका कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो, 5 मिनट में हम उसका समय है हमारे पास। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, नीरज जी। मैं ये पूछना चाहता था, जैसे हमारे जो भी मिलिट्री के हथियार हैं पहले, वो 70% हमने रशिया से बाई किए हैं, लेकिन जब से बेक का समझौता हुआ है तो उसके तहत हम रशियन हथियारों को तो उसके साथ ऐड नहीं कर सकते, और अपने हथियारों की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम बेका के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। तो फिर बेका के ऊपर डिपेंडेंस हमें अमेरिका से ही हथियार खरीदने के लिए मजबूर एक तरीके से नहीं कर देगी? नहीं, बैका जो है हथियार बनाने का संबंध नहीं है, लाइसेंस नहीं है। ये चारों जो एग्रीमेंट है ये ओवरऑल डिफेंस एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है ऑपरेटिव लेवल पर, और हम इस बारे में मल्टी ऑप्शन यूज करते हैं। हम फ्रांस से भी खरीदते हैं रफेल, हम जो है रशिया से S-400 खरीदा है, हम अमेरिका से भी खरीदते हैं। तो ये बैका कोई लाइसेंस रिन्यूअल का या हथियार खरीदने का एग्रीमेंट नहीं है। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट, अन्य कोई प्रश्न किसी के मन में आता हो? शायद आपके प्रस्तुता की जो प्रस्तुति थी बहुत ही सुंदर थी और सभी के जो जिज्ञासाएं हैं आपने दूर की हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं अपने महोदय, अध्यक्ष महोदय माननीय श्री ख्याला जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना राजकीय प्रबोधन दें। थैंक यू। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। मित्रों, नमस्कार जी। बहुत विद्वतापूर्ण और सहज भाषा में और अमेरिका और भारत के संबंधों का विश्लेषण, पूर्व में, वर्तमान में और भविष्य में क्या, ऐसी प्रस्तुतियां दो विद्वानों ने हम सब के सामने रखी हैं और हम सब ने इनको समझा भी है, प्रश्न भी किए हैं और इनके बारे में जानकारियां हम सबकी बड़ी हैं। एक बात जो मुझे कहना चाह रहा था मैं, वो मिश्रा जी ने कह दी कि हम कहने को थे शायद गुट निरपेक्ष, मगर हमारा झुकाव रशिया की तरफ था ही, ये सहज है। और उसके कारण से अमेरिका हमारे खिलाफ भी था। 71 की लड़ाई में जहां एक तरफ रूस का सहयोग मिला था, वहीं अमेरिका ने 7th फ्लीट भी भेजी थी। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने किया था। दूसरी बात मैं यादव जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हम लोग जो बार बार ये कहते हैं कि 1947 में भारत राष्ट्र बना, इंडिया नेशन इन मेकिंग, इसको मुझे लगता है दोबारा से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत राष्ट्र तो था, राज्य
कुछ वर्षों के लिए नहीं था, मगर भारत राष्ट्र तो था। और हो सकता है इसको ऐसा कहा जा सकता है कि जो एक राष्ट्र का नाम इंडिया हुआ, शायद इंडिया बन रहा था मगर भारत तो राष्ट्र था। कृपया इसके बारे में थोड़ा हम सबको सोचना चाहिए, और हो सकता है यादव जी ठीक हो, मगर हो सकता है कि इसका एक वैकल्पिक सोच भी होनी चाहिए। और अभी तक जो पिछले 10-15 साल में लिटरेचर आया है नेशनलिज्म, नेशनहुड पे, इवन यूरोप और अमेरिका में भी, वो ये मानते हैं कि भारत राष्ट्र तो था मगर राज्य बिखरा हुआ था। तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अमेरिका के साथ संबंध का जो एक बदलाव आया 91 के बाद, दोनों वक्ताओं ने कहा है, वो बहुत सही है। और भविष्य में केवल भारत का ही हित अमेरिका के साथ संबंध बनाने का नहीं है, क्योंकि 3 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसर्च रिपोर्ट्स जो आई हैं, जिसमें विश्व 2030 में कैसा होगा और विश्व 2050 में कैसा होगा, उन सब में ये आया है कि भारत दूसरी या तीसरी महाशक्ति होकर निकलेगा। इसलिए अमेरिका की ये मजबूरी भी है कि भारत के साथ वो संबंध बनाए रखे। और जब हम मिश्रा जी ने कहा कि एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग एक्ट करना शायद भारत के डिप्लोमेट्स और राजनीतिज्ञ सीख चुके हैं। हमको उन पे विश्वास करना चाहिए कि किस प्रकार वो सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष किस प्रकार बहुत ही शक्तिशाली रूप में और बहुत ही व्यवस्थित रूप में रखते हैं। दोनों प्रस्तुतियां बहुत व्यवस्थित थी और सहज भाव से और बहुत ही गहरा विश्लेषण आपने प्रस्तुत किया है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई भी और धन्यवाद भी। और रोहतक लोगों को सुना है, इसके बारे में सब हम सोचें, मनन करें और इसके बारे में फिर बात करें। जो विचार आज सुने हैं उन विचारों को समाज तक भी ले जाने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय भारत। धन्यवाद प्रोफेसर कुठेला जी, आपके मार्गदर्शन से ही ये गोष्ठी संभव हो पाई है और आपका आभार तहे दिल से। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार जी से धन्यवाद प्रस्तावन के लिए। जी राजीव जी, प्रदीप, मेरी आवाज़ शायद आ रही होगी आपको। और इसके बाद कल्याण मंत्र के साथ हम इसकी समाप्ति करेंगे। प्रदीप जी। जी जी जी, आज की इस गोष्ठी में